नमस्कार। ठीक है, कुलदीप जी आप म्यूजिक शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे सर। आपका ठीक ऐड करते हैं। जी, जी। नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे टाइप के ड्रामा लिखे जाते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कॉमेडी भी लिखी, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी, सीरीज प्ले भी लिखे ना। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत टाइप के ड्रामा होते हैं। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पोइट्री की 5 फॉर्म होती हैं। 5 फॉर्म में से उन्होंने अपनी पोइट्री में सबसे ज्यादा इंटेंशन उन्होंने ट्रेजेडी पे दी है। उनके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी एक एक तरह की नकल है। मतलब एक एक्शन है जो कंप्लीट एक्शन है, उसकी एक नकल है। और ट्रेजेडी एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसमें मेलोडी होती है ना, रिदम होती है। अ, उनके अकॉर्डिंग जो सुनने में अच्छी लगे, है ना। तो वो ट्रेजेडी मतलब सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये ट्रेजेडी लोगों में पिटी, फियर, है ना, डर और दया की भावना को उत्पन्न करते हैं। और उस भावना से जो चीज क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कथारस। तो ये एक भाव जो ऑडियंस के बीच में उत्पन्न होता है। ऐसे ऑडियंस क्या होती है कि ऑडियंस अपने आप को प्यूरिफाई करती है ना। तो अब जैसे ट्रेजेडी में आपको पहले मैंने प्ले पढ़ा ही होगा, जैसे कि इडिपस इडिपस द किंग। उसमें क्या है कि एक करेक्टर है जो ट्रेजिक हीरो है हमारा, है ना। तो उसमें उसको पता है कि उसके साथ ये हुआ है, एक भविष्यवाणी हुई है जिसकी वजह से कि उसे अ, अपने माँ बाप को मारने का, है ना, एक दोष भी लगा है जिसको वो कैरी करता है ना। उस चीज को वो कैरी करता है। और जब भी वो जाता है अपना किसी और देश में और वापस आता है, तो जो सिचुएशन होती है वो ऐसी बन जाती है कि उसे अपने फिर माँ बाप का कत्ल करना पड़ जाता है, बाप का कत्ल करना पड़ जाता है, सॉरी, माँ के साथ वो शादी करता है और उससे बच्चे भी पैदा होते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब उस करेक्टर के साथ हो रही हैं। तो वो करेक्टर को जब ऑडियंस देखती है ना, उनको उसके साथ उनके इमोशन जुड़ते हैं और उनको लगता है शायद ये हमारे साथ भी हो सकता था, है ना। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी है उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो वो बताते हैं कि अपना जैसे इसकी टर्म है, ट्रेजेडी की कुछ टर्म्स हैं, जैसे ग्रेट सोल, है ना, उसकी, है ना, मैगलोसाइ माइक्लोसाइकोमा, है ना, एक पेरिपेशिया, है ना, हमेशिया एंड ह्यूबरस, है ना। तो उसमें क्या है कि एक ग्रेट सोल है जो अपने जैसे हम एडिपस की कह सकते हैं। एडिपस के एक ग्रेट सोल है ना, जो जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है ना। तो वो करेक्टर कैसे एक राजा का जो बेटा है, वो कैसे मतलब राजा से मतलब स्टेटस, उसका जो एक बड़ा स्टेटस है वो नीचे बिल्कुल आ जाता है। कैसे वो जाता है, उसको किसी के हवाले कर दिया जाता है मारने के लिए। वो जा रहा है, फिर वो एक उसका स्टेटस किसी राजा के पास चला जाता है, राजा के पास फिर उसका एक स्टेटस बड़ा हो जाता है ना। और उसकी उस करेक्टर में मतलब एक कमी है ना, कि उसको पता है कि उसने उसकी भविष्यवाणी हुई है कि वो अपने बाप का कत्ल करेगा और माँ के साथ शादी करेगा। तो उस कमी को लेकर वो पूरे एंड तक प्ले में रहता है। ऑडियंस इस चीज को देख रही है और उसके साथ साथ उसके इमोशन के साथ साथ वो रो रही है। तो हमारे लिए जो ट्रेजेडी है, जो मतलब वो एक एक ऐसा भाव ऑडियंस में
क्रिएट करती है, जो उन्हें एक शुद्धिकरण पे ले जाती है। जैसे हम नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग दैवी अभिनेत्री भी कहते हैं, है ना? तो वो अपने आप साथ साथ वो प्यूरिफाई होते जाते हैं। किसी स्टूडेंट का जो भी आप सुन रहे हैं मुझे मेरी बात, कथा जो अपना ट्रेजेडी है, आपके अकॉर्डिंग ट्रेजेडी क्या है? जहाँ आपने जो भी पढ़ा है, जहाँ आपने जो भी थिएटर में सीखा है, क्या है मतलब ट्रेजेडी पहले की जो लिखी जाती थी, जो आज में लिखी जा रही है? ट्रेजेडी में एक चीज ये भी है कि इसमें स्टार्ट, बिगिनिंग और एंड होना चाहिए ना। एक करेक्टर का स्टार्ट के वो क्या है, क्या उसका स्टेटस क्या है ना, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना, और उस कहानी का मिडल में जाकर उसका क्या होगा और एंड में उसका क्या होगा। इसका ये भी हो सकता है कि जैसे वो जो प्ले थे, पुलिस के प्ले थे, जहाँ वहाँ के जो प्ले लोग देखने आते थे, उनको पहले से स्टोरी पता होती थी, और ये इस स्टोरी में ये है, ये अब आगे ये होने वाला है, अब आगे ये होने वाला है, लेकिन ऑडियंस बैठती थी, देखती थी, साथ में रोती थी। तो इसमें यही है कि ट्रेजेडी है जो वो वो सबसे प्योर मतलब भाव माना जाता है जो ऑडियंस में क्रिएट होता है ना। एरिस्टोटल कॉमेडी और हिस्ट्री से ज्यादा मतलब प्रेफरेंस ट्रेजेडी को देते हैं, क्योंकि उनके लिए लगता है कि हिस्ट्री अगर मान लिया जाए तो हिस्ट्री में क्या है, कोई भाव नहीं है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ हिस्ट्री के कोई प्ले लगा लीजिए या कुछ भी, है ना, लेकिन जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में एक भाव है ना, और ये भी भाव ऐसा है कि ये एक तरह की नकल है, एक्शन की नकल है बेसिकली। वो कहते हैं कि उतना हमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा जितना हमें उसे मतलब एक्ट करने में आएगा। तो ये है अपना ट्रेजेडी, है ना, जो ड्रामा की एक टाइप है ट्रेजेडी। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता हो प्ले को लेकर, ट्रेजेडी को लेकर, कोई स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ जी अमित जी। अमित, आप कुछ कहना चाहते हैं? अमित, चलो कोई बात, मैं आगे बढ़ते हैं हम। बहुत देर पहले मतलब कह सकते हैं कि ग्रीक या रोमन के टाइम में, है ना, ट्रेजेडी लिखी गई है। उसके बाद अ, उसमें कथारस का भी यूज किया गया है ना। जैसे अ, कथारस इसलिए यूज किया गया कि ऑडियंस के अंदर एक पिटी एंड फियर क्रिएट किया जाए, ताकि उससे जो रस क्रिएट होगा, है ना, वो कथारस, है ना, वो अपने आप को शुद्ध होता हुआ मानेंगे। शेक्सपियर ने भी प्ले इस पे लिखे हैं, है ना। आपने अगर कोई पढ़ा हो, है ना, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है हमारे लिए सबसे पहले, जो रेस्टोटल के अकॉर्डिंग है कि उनके लिए ट्रेजेडी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रस है ना।
तो वो अपनी पोइट्री की 5 फॉर्म में से ट्रेजेडी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। और उनका कहना है कि जो ट्रेजेडी है वो संवाद से नहीं, मतलब एक्शन से होनी चाहिए, है ना। एक्शन की बेसिकली नकल है, कंप्लीट एक्शन की नकल है। राइट। तो हम्म, जैसे पिछले लेक्चर में हमने सकाराम बाइंडर भी हमने डिस्कस किया था। अगर सकाराम बाइंडर में से आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, या आपको अपने प्ले पढ़ा होगा कि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो ऑडियंस में एक पिटी एंड फियर क्रिएट करती है। इडिपस में भी आप देखो, जब उसको पता चलता है कि अ, उसने अपने बाप का कत्ल किया है और उसने अपनी माँ के साथ शादी की है, वो लास्ट में जब अपनी आंखों को, है ना, फोड़ लेता है ना, तो उसको अब उस करेक्टर के साथ ऑडियंस की एक हमदर्दी है, एक सहानुभूति है, क्योंकि वो करेक्टर बिल्कुल इनोसेंट है। जो हम पहले बात कर चुके हैं कि अ, एक ट्रेजेडी प्ले में क्या होना चाहिए, एक ग्रेट सोल, है ना। एक कहानी में क्या होना चाहिए कि एक स्टार्ट होना चाहिए, है ना। एक जो बच्चा जो अभी मतलब पैदा पैदा हुआ ही है, उसकी एक भविष्यवाणी हो जाती है कि उसने वो बड़ा होकर अपने माँ से शादी करेगा और बाप का कत्ल करेगा, है ना। तो इस करेक्टर में हमारे लिए पहले से क्या आता है कि मैग्लो साइकमा, है ना। तो ग्रेट सोल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट सोल उस करेक्टर की, है ना। फिर क्या है ट्रेजेडी प्ले में, है ना, पेरिपेशिया, है ना, जिसमें मतलब जब करेक्टर हाई से लो स्टेटस की तरफ आता है ना। तीसरा है कि हमेशा आना, करेक्टर में कमी का होना, है ना। चौथा है प्राउड, है ना। जो उसमें ऐसा क्या, सॉरी, फेवरस मतलब प्राइड, जिसे मैं करेक्टर के पास अ, क्या है, ऐसी चीज क्या है ना। तो और एक है कथारस, उसमें कथारस होता है ना। एक फिर एंड में आता है पैथोस, कि उस सबसे जो भी हुआ, उस करेक्टर के साथ जो भी हुआ, है ना, जो भी उसने मतलब अपने ऊपर झेला, है ना। तो अब उसको उस करेक्टर को क्या लग रहा है कि अ, उसने चाहते हुए भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ हो गया, है ना। तो अब वो ऑडियंस जो उसे देख रही है उसको भी पता है ना। तो उसके अंदर एक दया भावना क्रिएट होती है और उससे हमारा कथारिस आता है। तो ये हमारा एक ट्रेजेडी की एक एग्जांपल है। ट्रेजेडी में भी टाइप्स आ जाते हैं ना, जैसे रिवेंज ट्रेजेडी, है ना। अगर आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा हो, हेमलेट, है ना। और हेमलेट के ऊपर भी एक फिल्म बनी है, हैदर, है ना। तो हैदर और जो हेमलेट है, उन्होंने अडॉप्टेशन, अच्छी अडॉप्टेशन है। उसमें अब क्या, कि हेमलेट जो है ना, उसको पता है कि उसके मतलब जब भूत आता है उसके पास, उसके फादर का भूत आता है, तो उसको बताता है कि मेरा जो कत्ल है वो तुम्हारे चाचा ने किया है ना। तो अब वो करेक्टर को पता है कि मेरे बाप का जो कत्ल है मेरे चाचा ने किया, और मेरी माँ का संबंध मेरे चाचा के साथ है। उसको धीरे धीरे जैसे ही वो पता चलता है, ऐसे ही आपने हैदर में देखा होगा कि कैसे उन्होंने अच्छी अडॉप्टेशन की है ना। उसमें अब पता है कि जो उसकी माँ है ना, उसकी माँ का चाचा के साथ संबंध है ना। और चाचा कैसे अपने भाई को मार देता है। अब वो जो मैकबेथ है, मैकबेथ कैसे उस सबको मतलब कभी पागल भी बनता है ना। कभी नाटक के थ्रू वो अपने चाचा को बताता भी है कि उसने क्या किया, कि नाटक के बीच में ही वो उसका चाचा उठ के चला जाता है ना। तो
उससे उसको क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है कि अगर वो चाचा जब वो नाटक देख रहा था, वो उसकी कहानी बता रहा था कि कैसे उसने अपने उसके बाप को मारा, है ना, कैसे उसने अपने बाप को मारा, कैसे उसने उसकी माँ के साथ शादी की, है ना। तो ऐसे जब वो एंड में कत्ल करने वाला होता है वो अपने उसका चाचा अपने मैकबेथ के बाप का, तो वो नाटक में से उठ के चले जाता है। तो उससे क्या नाटक की जो कहानी है उससे क्या राइटर दिखाना चाहता है कि अब उसने नाटक के जरिए दिखाया, अब उसको यकीन हो गया कि हाँ, कि इसी ने ही मेरे बाप को मारा है। अब उसमें क्या है कि एक फिक्शनल चीज तो है, जैसे भूत आ गया, भूत ने चाचा का भूत था, है ना, सॉरी, मैकबेथ के बाप का भूत था, है ना। तो अब उन्होंने उसने देखा है, अब उस पर यकीन करे ना करे, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सरगुनटांस हैं, जो कहानी के जो नाटक के सिचुएशन क्रिएट की गई है शेक्सपियर के द्वारा, है ना, वो कैसे मतलब ऑडियंस को एक अलग रस में ले जाती है ना, एक रिवेंज जो कहते हैं हम उसमें मतलब ले जाती है ना। तो तो ये एक तरह का कह सकते हैं रिवेंज ट्रेजेडी है ना। तो अगर आप प्ले पढ़ेंगे, प्ले पढ़ के आपको पता लगेगा कि उसमें क्या क्या चीजें और निकल के आती हैं रिवेंज के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है हेमलेट प्ले शेक्सपियर का रिवेंज ट्रेजेडी को समझने के लिए, है ना। अभी इसके बाद है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसमें डोमेस्टिक ट्रेजेडी में क्या है कि इसमें कोई भी मतलब जो टिपिकल पहले प्ले लिखे जा रहे थे उसमें क्या था कि एक जो हीरो होगा वो एक बहुत बड़े खानदान से होगा, जहाँ मतलब वो कुछ एक फेमस हस्ती होगा ना। तो इसमें क्या है कि अभी थोड़ा सा डोमेस्टिक ट्रेजेडी में कि हीरो लोअर लोअर क्लास से है, तो और उनकी वो जो है लोअर क्लास से है, वो वैसी सिचुएशन से वो निकल रहा है ना। अ, उसके लिए हम मतलब अच्छी एग्जांपल कैसे हैं, अथोलो प्ले है जो शेक्सपियर का, वो अच्छी एग्जांपल है। अगर किसी ने अथोलो प्ले पढ़ा हो तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने। ओमकारा देखिए सर, ओथेलो नहीं पढ़ा है। तो कैसे कि जो दो करेक्टर हैं, अगर हम ओमकारा की बात ले लेंगे ना, तो इस तरह के अडोप्टेशन अच्छी है है ना उसकी। तो कैसे जो ओमकारा है वो अपनी बीवी पे शक करता है ना, उसके माइंड में सिर्फ एक शक है ना, और क्लियर उसको भी नहीं है कि उसकी बीवी के साथ उसका मतलब किसी और के साथ उसका रिलेशन है या नहीं है, लेकिन शक करता है। जब उसको उस करेक्टर को पता चलता है कि जब वो अपनी वाइफ का कत्ल कर देता है कि और उसको पता चलता है कि नहीं, कि ये तो सही थी, तो उसमें क्या होता है कि हीरो अपनी अपनी भी जान ले लेता है ना। तो क्या है कि इस कहानी में दोनों की जान चले जाती है ना। तो क्या है कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी हमें मतलब इस प्ले में अच्छे से देखने को मिलती है कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी है क्या। और क्या आपको लगा कि और क्या चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं अपोलो प्ले में, जो आप ओमकारा में की एग्जांपल भी दे सकते हैं। सर इसमें यागो का करेक्टर बहुत निकल हम्म। के आ रहा है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेस्टिमोना और ओथेलो के बीच में। हम्म। तो यागो जो कि अ, एक हम मान सकते हैं कि विलन, हम ओथेलो को विलन मान सकते हैं, जो हम्म। अपने फायदे के लिए ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम्म। हम्म। हाँ ठीक है ना। तो क्या है कि हमें मतलब जो ट्रेजेडी की कहने का मतलब ट्रेजेडी के जो अलग अलग लेयर हैं ना, जैसे इन्होंने मतलब राइटर्स बांटी हैं, जैसे रिवेंज हो गया, डोमेस्टिक हो गया, है ना, फिर सोशल ट्रेजेडी हो गई, है ना, फिर उसके बाद अपना कह सकते हैं कि
मेलो ड्रामा हो गया, रोमांटिक हो गया, हीरोइक ड्रामा हो गया, है ना। तो ये क्या है, सब ट्रेजेडी के अंदर एक ट्रेजेडी की टाइप्स हैं सब। सब टाइप कह सकते हैं हम, मतलब उनकी आगे शाखाएं हैं ना। तो अगर हम भी मतलब कोई प्ले करते हैं, जहाँ हम कोई कहानी लिखते हैं, एज ए राइटर आप भी कोई काम करते हो जब लिखते हो, तो आपको पता है कि आपने किस जॉनर में लिखनी है ना। तो ये इसका अलग अलग जॉनर है ना प्ले का, जिसमें मतलब ट्रेजेडी है, जो ट्रेजेडी के अलग ट्रेजेडी है, भी हमें पता है ये एक ऑडियंस आती है कि ट्रेजेडी प्ले है, तो वो उसी हिसाब से आएगी, देखने आएगी, है ना। अब उसमें अगर हम हमें पता है कि ये रिवेंज है, कि रिवेंज स्टोरी है ना, तो ऑडियंस को माइंड में क्लियर होगा कि एक बदले वाली वो भावना वाली वो फिल्म है, जहाँ हम कभी मूवीज भी देखते हैं। कितनी एग्जाम्पलें हैं कि लोग प्ले से उठाकर फिल्में बनाते हैं, उनसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, वो रस को लेकर, है ना। एक सर इसमें एक चीज और दे रखी है ओथेलो में, कि जो हाँ इसका प्रोटैगनिस्ट है वो ब्लैक है। हाँ। ओथेलो जो है वो ब्लैक है। तो हम्म, मैं जब हाँ। वर्कशॉप रहता राइना सर से, तो बताते थे कि ओलिवर नाम के एक एक्टर थे हम्म। जिन्होंने ओथेलो प्ले किया था। सबसे आज तक का सबसे बेस्ट ओथेलो उनका माना जाता है, ठीक जिन्होंने है। परफॉर्म किया था। तो उन्होंने अपनी बॉडी में जो था वो एक पैंथर का बॉडी लैंग्वेज लेके आए थे, कि जैसे पैंथर चलता है, ब्लैक हम्म। पैंथर। हाँ। तो उन्होंने क्या था कि जो ओथेलो था वो एक ब्लैक था, और हम्म। वो उन्होंने कनेक्ट किया ब्लैक पैंथर से। हम्म। और जो ओथेलो का करेक्टर था कि वो एक कमांडर था, हम्म। एक सेनापति था। हम्म। तो हम्म। उसको जस्टिफाई करने के लिए कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ब्लैक था। हम्म। और उस टाइम के लोगों में भी ये नैरो माइंडेड था कि वो एक ब्लैक पर्सन को उस पोस्ट पे नहीं देख सकते। हम्म। तो ये है, जब हम ओमकारा की बात देखते हैं तो उसमें हमने हम्म। देखा है कि वो एक शूद्र का लड़का है। हम्म। ओथेलो ओमकारा के अंदर ओथेलो हम्म। जो परफॉर्म करे अजय देवगन। हाँ। तो ये एक ट्रेजेडी की सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम अगर हम देखें तो शेक्सपियर ने हम्म। रेसिज्म पर सबसे बड़ा हमला किया था अपने नाटक के द्वारा। हम्म। कि उन्होंने ये टॉपिक उठाया था कि रेसिस्ट चीजें हैं हमारे समाज में। हम्म। हाँ। जबकि उन्होंने इसका कोई रिजल्ट नहीं दिया या कोई वो नहीं दिया कि ये होना चाहिए। हम्म। बेसिकली अब वो भी उस सोच से तो कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पाए, पर इससे उन्होंने दिखा दिया कि रेसिज्म है समाज में। बेसिकली वही है ना कि नाटक कहीं ना कहीं आईना भी है ना, उसका, है ना। जो समाज में हो रहा है, कई बार क्या होता है कि नाटकों में कई बार हम सिर्फ जो हो रहा है उसको उसी को दिखाते हैं, है ना, जो सोसाइटी में हो रहा है ना। कई बार क्या होता है कि हम नाटक करते हैं, लेकिन नाटक में हम ये चीजें ऐसी ढूंढते हैं कि भी हम ये ना हो, राइट। जैसे कि हम कई नाटकों में होता, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे नाटक हैं जो मतलब आगे वाले होते हैं ना, जहाँ कि आगे क्या होगा, आगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा वो हो जाएगा, तो लोगों को अवेयर करना, लोगों में एक डर की भावना पैदा करना, है ना। जैसे इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं शेक्सपियर को पता है कि उसने क्या दिखाना है, कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी दिखानी है ना। लेकिन वो उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। शेक्सपियर के प्ले में भी आप ऐसा मैंने ऐसा कहा और आप ऐसा करके बदल जाओ, है ना। वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि सोसाइटी में ऐसे भी करेक्टर हैं, है ना। जैसे अगर मान लो हम इडिपस की बात करें, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स भी है ना, हम देखते हैं, है ना। तो ये कैसे इडिपस के साथ मतलब ऐसी ट्रेजेडी हो रही है ना। और ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीजें है ना। लेकिन वो क्या है कि थिएटर में नाटक के जरिए वो अपना एक जो विजन है वो अलग तरह से लेकर आ रहे हैं, है ना। उसके बाद बहुत राइटर और भी चीजें लेकर आए हैं, लेकिन वो बेसिक जो उन्होंने स्टार्ट दिया, है ना, स्टार्ट किया, है ना। और जैसे शेक्सपियर का जो आज भी हम अगर अडोप्टेशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, आज भी वो चीजें हैं, हमें दिखती हैं वो सोसाइटी में। आपको रेसिज्म दिखेगा, आपको कहीं ना कहीं, है ना, जात पात ये वो सारे, है ना, अमीर गरीब, ये सब चीजें आज भी दिखने को मिलती हैं। अगर हम उसको अडोप्टेशन कर लेते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो मैं अगर पंजाबी में कोई इसको मतलब
अडॉप्ट करूँ इस प्ले को, है ना, तो मेरे कैरेक्टर बदल जाएंगे, है ना, कई चीजें, इमोशंस बदल जाएंगे उसमें से, है ना, कई चीजें यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं हम वहाँ पे फिट कर सकते हैं उस प्ले में, है ना, तो कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट है, उनके जो उस वक्त की जो चीजें लिखी हैं वो आज भी रेलिवेंट है ना, तो कहीं ना कहीं जब ऑडियंस को देखती है या कोई चीज उससे लेती है, वो कितना अपने आप को बदल पाते हैं, है ना, तो ऑडियंस की भी तो टाइप है ना, ऑडियंस भी एक तरह से बटी हुई है, कुछ लोग सिर्फ कह लो कि सिर्फ नाटक देखने आते हैं, वो है ना खुश होते हैं, है ना, कुछ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना, कुछ इतने एक्साइटमेंट में ताली बजा देते हैं कि किसी प्ले में ताली बजाने की जरूरत है या नहीं है ना, वो नहीं पता, वो एक दूसरे को देखकर ताली भी बजा देते हैं, वहां भी बोल देते हैं, तो ऑडियंस के भी टाइप्स हैं, तो कईयों को अब कोई शायद ट्रेजेडी में इतना ना घुस पाते हो जितना कॉमेडी में घुस पाते हैं, उनको लगता है कि वो यार फालतू की टेंशन लेनी है ना, कॉमेडी देखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के टाइप्स है ना, जैसे रिवेंज ट्रेजेडी होगा, डोमेस्टिक हो गया, है ना, मेलो ड्रामा हो गया, रोमांटिक हो गया, रोमांटिक में जूलियट रोमियो जूलियट एक अच्छी एग्जांपल है ना, अगर हम सर एक हेलो हाँ सर, जी, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। दो जी चार जी जी, सर स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा जी, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे मैं सबसे बात करता हूँ कि तुम क्या कहते हैं। देखते हैं सर आ जाए तो उनको मैं पूछ लेते हैं कि कैसे ऋषि रंजन, ठीक है। जी सर। हम्म, चलिए हम मतलब आगे डिस्कस करते हैं, जो भी अगर सर बीच में आते हैं तो उनसे बात कर लेंगे कि कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, और अ, हम आगे बढ़ते हैं, तो रोमांटिक ट्रेजेडी प्ले जो है ना, जैसे रोमियो जूलियट इसकी अच्छी एग्जांपल है ना, शेक्सपियर के प्ले की, और कुछ हीरो ड्रामा हो गया है ना, ये मतलब आप अ, ले सकते हो, जैसे अगर आपने अपने नायक लगाया जाए, जैसे रोमांटिक ट्रेजेडी की अगर पहले मैं बात करूं, तो जैसे शिव कुमार बटालवी का एक प्ले है लूणा, अगर आपको लूणा की स्टोरी पता हो तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पूरन है, उसका राजा का बेटा है ना, तो राजा जो पूरन का बाप है वो एक अ, अ, अपने ही राज्य में किसी लड़की को ऊपर मोहित हो जाता है जो कि लोअर कास्ट से आती है, अब लोअर कास्ट से आती है तो उसको उससे प्यार हो जाता है राजा को, तो राजा उसके साथ शादी कर लेता है। अब क्या है कि लूना, उसका नाम लूना है, लूना देखने में मतलब बहुत ही खूबसूरत है ना, अब वो क्या है कि लूना को जब अपने जो राजा का बेटा है पूरन, उसको देखती है, पूरन को, पूरन भी देखने में बहुत मतलब स्मार्ट है, तो उसका उस पर दिल आ जाता है लूना का, अब लूना का उस पर दिल आ गया, है ना, तो
अब फर्क क्या है कि जो लूना है वो भी कहीं ना कहीं एज में छोटी है, और जो राजा है वो एज में बहुत बड़ा है। और एक वो छोटे घर से आई हुई है ना, मतलब और जो पूरन पूरन करेक्टर है वो राजा का बेटा है ना, जो अपने बाप की हर बात मानता है, आज्ञाकारी बेटा है ना। तो अब उसमें क्या होता है कि लूना जब उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है पूरन को, तो पूरन मतलब उसको लूना को उस नजर से नहीं देख रहा, वो उसको अपनी माँ की नजर से देखता है कि क्योंकि वो राजा की बेबी थी है ना, और पूरन उसका बेटा था, पूरन का वो बाप था, वो अपनी अपने बाप की जो वाइफ है उसको, चाहे वो सौतेली है लेकिन उसको माँ की नजर से देख रहा था। तो होता क्या है कि अब उसको अ, पता चल जाता है, वो उसके लूना को पता चल जाता है कि ये मेरे साथ ये नहीं है ना, मुझे इग्नोर कर रहा है ना, ये किसी ईगो में है या वो ना। तो वो एक षड्यंत्र रचती है, उसको अपने है ना राजे को अपने बेटे के खिलाफ भड़काती है ना, वो ऐसा है, ये है, वो है ना। तो क्या होता है कि पूरन को मतलब निकाल दिया जाता है ना, पूरन को मतलब कुछ चीजें गलत उस पर इल्जाम लगा के उसको डाल दिया जाता है उसमें, है ना, जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या है कि ये एक मतलब कह सकते हैं भी इंडियन जो एक रोमांटिक ट्रेजेडी की हम बात करें तो एक अच्छी एग्जांपल है ना, रोमियो जूलियट अच्छी एग्जांपल है। कहीं ना कहीं जो स्टोरियां भी हैं आप अगर देखो, ये हमारी इंडियन मिथोलॉजी के साथ साथ है ना, जो कहानियों के साथ साथ कोरिलेट होती हैं, है ना। अगर ग्रीक के लिटरेचर को हम लगाएं और इंडियन लिटरेचर को लगाएं, कि अगर वहाँ पे शेक्सपियर अच्छा लिख रहा है ना, तो यहाँ पर कालिदास ने भी बहुत अच्छा लिखा है। उसने भी उसी उसी की तरह ही बहुत अच्छा लिखा है ना, कालिदास को मतलब इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जा सकता है ना। पर यही है कि उन्होंने जो भी लिखा है ना, और वो मतलब जैसे रोमांटिक ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी में उन्होंने जो लिखा है ना, हीरो है, हीरोइन है ना, उसका जो प्यार है वो प्रमाण नहीं हुआ, है ना, जहाँ मतलब किसी तरीके से, जैसे हीर रांझा भी हमारा एक play है ना, हीर रांझा में कैसे मतलब इंडियन ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग के वो दोनों नहीं मिल पाते हैं ना। तो ये जितने भी टाइप्स हैं हो गए हमारे, ये है हमारे ट्रेजेडी के टाइप्स हो गए ना। तो कौन कौन से टाइप्स हो गए हमने हमारे कह सकते हैं, रिवेंज ट्रेजेडी होगा, डोमेस्टिक हो गया, मेलो ड्रामा होगा, रोमांटिक ट्रेजेडी हो गई, हीरो ड्रामा हो गया। अब हम बात करते हैं अगले कॉमेडी की। तो जैसे कि कॉमेडी भी एक फेमस टाइप का ड्रामा है ना। कॉमेडी में कॉमेडी में क्या होता है कि जो मेन करेक्टर होते हैं, मेन करेक्टर होता है, तो प्ले का जो मेन करेक्टर होता है वो एक नोबल फैमिली मतलब में होना जरूरी है। इस टाइप के ड्रामा ड्रामा में कुछ सीखने को नहीं मिलता हमें, मतलब सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादातर बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन आज के चलो उस वक्त के ड्रामा जो लिखे गए हैं, लेकिन आज के जो मॉडर्न कॉमेडी भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो स्टार स्टाइल कॉमेडी कॉमेडी भी है, जिसमें हम अपनी मतलब कहानी के जरिए, अपने कॉमेडी के जरिए हम दूसरों को मतलब अवेयर भी कर सकते हैं, है ना। व्यंग तरीके से हम उनको अवेयर कर सकते हैं ना। जैसे कॉमेडी में कहीं ना कहीं जो करेक्टर है, करेक्टर में भी एक दोष होता है ना। तो जो कॉमेडी में मतलब सिचुएशन जो होती है ना, जैसे एक करेक्टर है, करेक्टर में करेक्टर को पता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है ना, उसकी वो सिचुएशन है, लेकिन ऑडियंस के लिए क्या क्या उसका जो उसके साथ जो घट रहा है, जो उसके साथ हैपनिंग्स हो रही हैं, वो ऑडियंस के लिए तो मजेदार होती है ना। तो कॉमेडी की अगर आप एग्जांपल हम दी जाए तो अंगूर फिल्म आपने देखी होगी, जो कि अपने
ये भी शेक्सपियर के प्ले से है ना ली गई है, अडोप्टेशन हुई है उसकी। ऐसे दो जुड़वा भाई बिल्कुल सेम शक्ल के होते हैं, है ना। जो उनके नौकर होते हैं वो भी सेम, है ना, शक्ल के होते हैं। वो कैसे कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रही है, लेकिन उन करेक्टरों की खुद की सिचुएशन है वो कि एक जो करेक्टर है एक तो दिखने में पहले एक जैसे हैं, है ना, उनमें कोई फर्क नहीं है ना। ऊपर से उनके जो नौकर हैं उनके भी सेम एक जैसे हैं, दिखने में कोई फर्क नहीं है ना। अ, आपको जो लिंक है वो सर आपको भेज देंगे, आपके जो पर्सनल ग्रुप बने होंगे ना उसमें भेज देंगे, मैं बाकी बताऊंगा। सर ने परसों वाले सेशन में भेजा था एक्चुअली, तो अच्छा, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा बोल दूंगा सर को कि अगर वो हुआ ना दोबारा भेज दें। सर कॉमेडी में एक कैरियोफो का प्ले है, हाँ जी। कांट पे वोंट पे। कौन सा? कांट पे वोंट पे, हाँ, हिंदी हिंदी एडाप्टेशन है अमिताभ श्रीवास्तव का, चुकाएंगे नहीं। दिखाएंगे, हाँ ठीक है, हाँ है। जी जी। वो भी कॉमेडी है सर, मतलब हाँ सैटारिकल कॉमेडी है पूरा। हाँ। तो और कोई चीज? हाँ इस जॉनर में, मतलब कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो जी। बहुत ही अच्छा प्ले है, क्योंकि हम्म। कॉमेडी प्ले जनरली बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो अब होने लगे हैं, हम्म, लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। हाँ, तो ये एक क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पहले अच्छा ट्रेजेडी पे ज्यादा जोर दिया जाता था, है ना। धीरे धीरे है। कॉमेडी भी आई, है ना। यस यस। पहले के प्ले में सिर्फ ट्रेजेडी स्टार्ट से लेकर, है ना, मिडल एंड तक ट्रेजेडी थी, है ना। तो अभी जैसे इनमें मतलब और राइटर आए, उन्होंने ट्रेजेडी के साथ, है ना, कॉमेडी को लेकर आए कि उनका यही मानना था कि जो हास्य के साथ जो रोना है वो दोनों सिक्कों के एक पहलू है ना। तो उसके बिना, हास्य के बिना अगर है ना रोना नहीं है, रोने के बिना अगर हाँ, बंदा ये तो नहीं है सारा दिन रोता रोता रहेगा, है ना। कंटिन्यू एक रस में नहीं रह सकते हम, है ना ही तो हम कॉमेडी में रह सकते हैं, ना ही हम ट्रेजेडी में रह सकते हैं, है ना कहीं हमें मतलब वो मूड जो रस हमें मिल रहे हैं, जैसे है ना कोई ऑडियंस आई है, ऑडियंस अब नाटक देखने आई है, वो ट्रेजेडी प्ले देख रही है, तो ट्रेजेडी प्ले देखते देखते अब वो एक रस में ही है ना कहीं, है ना, एक बार दो बार, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक मतलब कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमर चाहिए, ताकि उनके जो मूड को थोड़ा सा डिलाइट कर सके। तो इसलिए कि जो कॉमेडी प्ले लेके जाते हैं ज्यादातर वो इंटरटेनमेंट के ही जरिए मतलब उनका मकसद इंटरटेनमेंट ही होता है ना। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है या आपके पास ऐसी कोई बात है जो आप मतलब सीरियस होकर किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन आप एक 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 स्टाइल स्टाइल करके सोसाइटी को आप वो बात कह सकते हो, है ना। यस यस। और कोई प्ले जो आपने पढ़ा हो कॉमेडी, जहाँ उस पे हम डिस्कस कर सकें, है ना? जो आपको लगता है कि ये भी कॉमेडी प्ले अच्छा था, जहाँ हम कोई आपको लगता है कोई, जहाँ शेक्सपियर का कोई प्ले, जहाँ कोई फिल्म को भी हम डिस्कस कर सकते हैं जो अडॉप्टेशन की हो, है ना? एक प्ले है सर, मोटे हम्म, राम का सत्याग्रह। अच्छा, मोटे राम का सत्याग्रह किसका लिखा यस, हुआ है? ये हबीब तनवीर और सफदर हाशमी साहब अच्छा, दोनों ने शायद मिल के लिखा है, या मेजोरिटीली सर मतलब हबीब तनवीर ने। प्रेमचंद्र ने, सर प्रेमचंद्र ने लिखा। प्रेमचंद, हाँ, अच्छा अच्छा। अरे हाँ सॉरी जी। सॉरी, हाँ मतलब ओरिजिनल स्टोरी प्रेमचंद की है, उसको एज अच्छा अ प्ले बनाया हबीब तनवीर और
सफदर हाशमी। ठीक है, तो क्या स्टोरी क्या है इसकी? एक पंडित होता है सर, ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश पीरियड में सेट है स्टोरी। एक पंडित होता है और एक मतलब एक जनरल होता है, ब्रिटिश जनरल। तो अपने देश में अपनी सिटी में कैसे उसके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जो 7-8 ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे इंडियंस होते हैं। उनको ऑर्डर्स देता है, काम वाम करवाता है। फिर एक दिन है ना पता चलता है कि कोई हेड आ रहा है, सीनियर आ रहा है, कोई सीनियर लॉर्ड आ रहा है जो कंट्री हेड है, ऐसे करके। तो उनको दिखाने के लिए सारा सिटी को एकदम कैसे कैसे अच्छा करना है, कैसे पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, रोडें चौड़ी हो जानी चाहिए और दुकानें खुली हुई दिखनी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। उसके लिए वो सारे अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दे देता है। अब जब वो निर्देश देता है तो वो फॉलो करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। तो उसमें कुछ जो साहूकार हैं वो उसको अपोज करने लगते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो उनका जो वो एक आंदोलन ऐसा शुरू हो जाता है, वो लोगों को भड़काने लगते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन। तो ये लोग कुछ पंडित या ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उस आंदोलन को बैठा पाए, उसको उभरने ना दे, ताकि जो सीनियर की विजिट है उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। तो मोटे राम को फिर ढूंढा जाता है। मोटे राम फिर पूरा प्लान बनाता है कैसे क्या करना है, एक और लोगों से मिलके कि उस आंदोलन को कैसे रोकना है। और वो पूरा मतलब सटायर है, पूरा पॉलिटिकल सटायर है कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स में होता है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, कैसे होता कुछ है दिखाया कुछ और जा रहा होता है। तो ये उसका बेस है। तो ये जो आपने कहानी बताई ना, तो मुझे माइंड में तो ये प्ले है निकोलाई गोगो का इंस्पेक्टर जनरल, अगर आपने पढ़ा हो, ये उसकी अडॉप्टेशन है ये प्ले। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है कि रशियन प्ले है वो। तो कि एक बंदा है जो मेयर, मतलब मेयर है ना, जनरल है बेसिकली। वो जनरल होता नहीं, उसकी जगह पे मतलब गलती से वो आ जाता है वहां पे, मतलब होता है चोर वो, है ना। तो अब जो शहर का जो मेयर है ना, शहर का मेयर को पता है कि कोई जनरल आने वाला है, लेकिन वो कौन है उसको नहीं पता है। उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, सारे शहर में मतलब सफाइयाँ करने लग जाते हैं, है ना। और वो मतलब सब कुछ चीजें जो पॉलिटिकली है ना चल रही हैं, है ना, वो उस प्ले में है ना। जैसे कि उसके करेक्टर हैं, है ना। अब वो प्लान करते हैं कि जैसे जनरल साहब आएंगे तो उनके लिए, उनकी खातिरदारी के लिए क्या किया जाएगा, शहर कैसे साफ सुथरे किए जाएंगे, है ना। शहर अगर गंदे हैं तो उनको कैसे ढक दिया जाएगा, है ना। वो अपने प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है वो भी फेक है ना। तो ये स्टोरी काफी मिलती जुलती है इसके। मुझे लगता है मोटा राम का सत्याग्रह ये अभी तनवीर ने शायद निकोलाई गूगल के लिया है, इंस्पेक्टर जनरल। अगर आपको मिले तो पढ़ लेना। मैंने चेक सर किया मैंने किया है सर। जनरल जी हुजूर एक प्ले है, वो है एडाप्टेशन इंस्पेक्टर जनरल का। सर मैंने द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर का प्ले किया है जेएनयू के अंदर, रंग अच्छा बिहार जी। में। एक फेस्टिवल होता है उसके अंदर परफॉर्म किया। जैसे कि दोनों स्टोरी अलग है। मोटे राम के सत्याग्रह में दिखाया कि हिपोक्रेट जो वो होते हैं ना, अनशन होते हैं, वो पीछे जाके खाता भी रहता है और लोगों को दिखाने के लिए अनशन पे बैठा है, तो लास्ट में उसका भांडा फूट जाता है। और जो कि ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर इसमें दिखाते हैं कि जो मेयर है वो डरा हुआ है कि एक इंस्पेक्टर आ रहा है इंस्पेक्शन पे। और उसके बाद वो उसे मनाने के लिए, उसे रिश्वत देने के लिए तरह तरह के पंच रचता है। और जो भी लोग हैं, जैसे व्यापारी हो गए, कर्मचारी हो गए, शहर के सफाई कर्मचारी, व्यापारी लोग, वो कोई ना कोई भेंट लेके आते हैं, लास्ट में उसका भांडा फूट जाता है। ये आप मोटा राम उसका का भांडा सत्याग्रह ऐसे की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। वो उसमें फाइनली वो अनशन पे बैठता है और उसको खाने के बिना वो रह नहीं सकता। उसको खाना ऑफर करते हैं और वो खा लेता है, तो उसका ये सब मतलब भांडा ऐसे फूट जाता है। हाँ, और तो ये काफी मतलब म्यूजिकल भी है सर, इसमें काफी बहुत सारे गाने हैं इस प्ले में। टीम शेख मतलब म्यूजिक, काफी गाने हैं इस प्ले में।
सर जो हरी रणवीर साहब ने एडेप्टेशन किया था इस प्ले का हम्म सप्तराशि जी के हम्म नाटक ग्रुप के लिए, जन नाट्य मंच के लिए, तो उन्होंने ओके जो छत्तीसगढ़ की आर्ट आर्ट फॉर्म है, फोक फॉर्म है, हम्म पांडवी, तो अच्छा उसका उसका जो एडेप्टेशन मतलब इसको डाला था इसके अंदर, ताकि इसमें एक फोक वो आ जाए, टच आ जाए। हम्म तो इसलिए इस प्ले में बहुत सारे गाने हैं जो आपको लगेंगे कि बहुत अच्छे गाने हैं हम्म और दिल को छू जाते हैं। तो उन्होंने नाइस फोक आर्ट को इसमें मिला दिया है। ओके। तो आप शशि आप कहाँ से हो? आप दिल्ली से? सर मैंने दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ मैं काफी साल ओके से, अस्मिता थिएटर के साथ। ओके। उनका तो कोर्ट मार्शल बहुत फेमस प्ले है उनका, है ना? हाँ जी, कोर्ट मार्शल तो बहुत किया है। हाँ बाकी मोटे राम का सत्याग्रह भी रेगुलर होता रहता है, मतलब ओके काफी पॉपुलर प्ले। ठीक है। सुशील जी, आप आलोक को जानते हो? किसको? किसे? आलोक मौर्य, हाँ जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ आलोक मौर्य को। वो मेरी क्लासमेट है, मतलब मेरे कॉलेज क्लास क्लासमेट है। कॉलेज क्लासमेट है वो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हमने थिएटर इकट्ठे शुरू किया दोनों ने। हम अच्छा, यहाँ मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, साथ में बहुत साल काम किया है। अब तो वो सिखा रहे हैं, किसी कॉलेज या स्कूल में सिखा रहे हैं इस समय वो थिएटर। तो ये चलो हमारी एक कॉमेडी के, है ना, जो टाइप है, एक हमारी है ना, कह सकते हैं ट्रेजेडी होगी, ट्रेजेडी के बाद कॉमेडी होगी, है ना, उसके बाद आगे अपना ट्रेजेडी कॉमेडी, है ना। तो ट्रेजेडी कॉमेडी में जो अपने प्ले हैं वो कौन कौन से प्ले हैं जो आपको लगता है कि ये ट्रेजेडी कॉमेडी के प्ले हैं? कोई प्ले की एग्जांपल कोई? मतलब जो ट्रेजेडी सर, जो कॉमेडी है वो दोनों का मिक्सचर है ना, सर जो हाँ जी एक हाँ जी। प्ले था, सर एक प्ले है, एनएसजी करता है, पर वो ग्रीक प्ले है। हमने उस प्ले का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हम्म, इस प्ले का नाम याद नहीं आ रहा, पर उसमें ये होता है कि वॉर्स होती है, हम्म, तो उस वॉर के अंदर जितने सैनिक जाते हैं उनको रोकने के लिए सारी औरतें उनके साथ फिजिकल होने से मना कर देती है। ओके और जब भी वो आते हैं तो वो बेल बजाते हैं, हम्म, मतलब चम्मच और थाली बजाते हैं ओके कि उनका विरोध प्रदर्शन कर सके। तो वो हम्म, एंटी वॉर प्ले बताया गया है, फर्स्ट एंटी वॉर प्ले, ग्रीक ओके प्ले है वो। और शायद मेनांडर ने लिखा है उसे, और उसका मेरे को पूरा अच्छे से नाम याद नहीं है प्ले का। वॉर पे लिखा हुआ प्ले है ना। वॉर पे पहले किसने लिखा था? आई थिंक, हाँ चलो याद आता तो देखते हैं। हाँ, एक गुलजार की कहानी भी है ना, जो वॉर पे लिखी गई है। एक पंजाबी में अडॉप्टेशन हुई है, मिट्टी का बाबा नाम से, वो भी वॉर पे ही है। दो बंदे हैं जो बॉर्डर पे एक दूसरे को टकरते हैं, जैसे एक इंडियन होता है, एक पाकिस्तान का सैनिक होता है ना, तो हाँ, दोनों वो सर आपस ये में। लिखा है, सर ये लिखा हाँ है एरिस्टोफेनेस ने लिखा है, ओके लेसेस्ट्रा। हम्म तो सर ये पूरा जो ग्रीक प्ले है इसमें क्या होता हम्म है कि कॉमेडी है सारा। हाँ, हम्म कि कैसे सैनिक वापस आते हैं और अपनी अपनी मतलब जो उनकी वाइफ्स होती है उनके साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। तो ओके उनका जो वो होता है कैप्टन होता है और जो उनका राजा होता है, उनके भी विरोध प्रदर्शन वहां तक चला जाता है और हम्म लास्ट में वॉर रुक जाता है। ओके तो ये फीमेल्स का दिखाया है कि फीमेल्स कैसे वॉर के अगेंस्ट रहती है और वो कैसे, वो ही हम्म विक्टिम होती है बेसिकली वॉर्स की, और हम्म तो वो कैसे उसका विरोध करती है कि वॉर्स रुक जाए पूरे वर्ल्ड में। हम्म तो एक ग्रीक प्ले है जो इसमें ट्रेजेडी भी है और साथ में कॉमेडी भी है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि जो इस तरह के प्ले होते हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी के प्ले होते हैं, जहाँ तो इनका एंड हैप्पी एंडिंग होगा, जहाँ इनका ट्रेजेडी हो सकता है ना। तो मतलब रहेगा इनका जॉनर जो रहेगा वो मतलब ट्रेजेडी और कॉमेडी ही रहेगा, है ना।
एक प्ले है सर बर्तोल ब्रेख्ट का द गुड पर्सन ऑफ शेजवान। ओके। सर वो भी कॉमेडी भी है और सॉरी, हाँ जी। जिस जॉनर की आप बात कर रहे थे, कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी भी है उसमें थोड़ी, मतलब ट्रेजेडी कम है, कंपैरेटिवली कम है ट्रेजेडी उसमें, लेकिन है थोड़ी बहुत, कुछ कुछ जगह उसमें ट्रेजेडी है, हाँ। लेकिन बेसिकली वो कॉमेडी, थोड़ा कॉमेडी सटायर ज्यादा है उसमें। मतलब ऐसा है कि 3 भगवान होते हैं, ओके। वो धरती पे आते हैं, देखते हैं इतना करप्शन हो गया है, तो कोई अच्छा इंसान ढूंढेंगे और जिसके बिहाफ पे हम मतलब वापस जाएं अपने जब हेवन में, तो लोगों को बता सके कि अभी भी इंसानियत जिंदा है धरती पे। तो उसके लिए उनको एक लड़की मिलती है, वो प्रोस्टिट्यूट है, और लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी होती है, बहुत लोगों की मदद करती है, तो वो स्टोरी शुरू होती है। फिर वो भगवान उसको कुछ पैसे वैसे दे के चले जाते हैं, फिर वो स्टोरी उसकी चलती रहती है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। फिर एंड में कोर्ट सीन है, फिर वो जो लड़की होती है वो 2 कैरेक्टर्स प्ले करती है, खुद ही सेम लड़की, और फिर अपना ही भाई बन के कुछ दिन के लिए आती है, खुद चली जाती है और रोल चेंज करके अपना ही भाई बन के आती है, जो कि रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। और फिर एंड में ये सारा इसका सारा सीन एक कोर्ट रूम में डिस्कस होता है कि कौन सही था, और कोर्ट के जो जजेस हैं वो फाइनली वही 3 भगवान है जो स्टार्टिंग में आते हैं। ओके। तो वो भी मतलब कुछ जगह उसमें बीच में इंटेंस है प्ले, कुछ कुछ जगह पे मोस्टली वो कॉमेडी और सटायर ही है। ओके, है ना। तो इसकी अच्छी एग्जांपल हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर का एक मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले अच्छी एग्जांपल है ना। द टेम्पस एक अच्छी एग्जांपल है इसकी, है ना, जो ट्रेजेडी कॉमेडी है ना। हाँ। एक सर टाइमिंग ऑफ द शो है। अच्छा, ये किसका है? सर ये भी शेक्सपियर टाइमिंग ऑफ, ये मैंने ये है सर हाउस की स्टोरी, जिसमें एक नौकर होती है और वो पता नहीं लोग आते जाते रहते हैं, वो कॉमेडी के लिए होते रहते हैं, ओके। कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कन्फ्यूजिंग करें, ठीक है। वही मतलब उनका जो अंगूर में वो की हुई है। अगर आपने अंगूर मूवी देखी हो संजीव कुमार की, पुरानी मूवी है। जिस तरह हाँ, से पुरानी। हाँ जी। सर वैसे ही है, थोड़ा मिलता है। हाँ, नहीं नहीं, जो अंगूर मूवी है संजीव कुमार की, वो अडॉप्टेशन की है शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर के प्ले से, है ना। कैसे कि 2 जुड़वा होते हैं, जुड़वा कैसे वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। तो एक मूवी है क्रशियन ब्रदर्स, है ना। अगर उसमें भी ये मतलब चीज दिखते है, जो हॉलीवुड की मूवी है उसमें भी, मतलब 2 भाई हैं, है ना, 2 भाइयों की सिचुएशन सेम है ना। एक ऐसी शेक्सपियर का प्ले है कि हाँ, एक भाई बहन है जिनकी शक्ल सेम है ना। तो वो भी मतलब उस पे क्या है कि वो कंफ्यूजिंग है ना। भगवान ने उसके लिए कुछ और लिखा लिखा हुआ है ना, उन्होंने कुछ और कर दिया। ऐसा प्ले है, शेक्सपियर का भी प्ले है। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग के साथ, है ना, ट्रेजेडी भी है, करेक्टर की ट्रेजेडी भी है कहीं ना कहीं। जो करेक्टर की ट्रेजेडी है वो ऑडियंस के लिए लाफिंग है ना। जो करेक्टर की प्रॉब्लम्स है वो ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस के लिए वो इंटरटेन है ना। लेकिन जो वो एक्चुअल में जो किरदार जो कहानी का जो पात्र है वो अपना किरदार कर रहा है। अगर उसके साथ लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और अब ये चीज देखकर ऑडियंस को मतलब उसमें मजा आता है ना। क्योंकि हमें, अगर हम देखा जाए तो ट्रेजिक कॉमेडी में अगर कॉमेडी कॉमेडी होगी, है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर ट्रेजेडी ट्रेजेडी होगी वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो दोनों का मिक्सचर जो होगा ट्रेजेडी और कॉमेडी का, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, है ना, उस स्क्रिप्ट के लिए। तो इसके लिए एक मर्चेंट ऑफ वेनिस और द टेम्पेस्ट, है ना, ये प्ले आप पढ़ सकते हैं उसमें, है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल प्ले, है ना। ये जो हिस्टोरिकल प्ले कौन से होते हैं, है ना, ये बेसिकली ये ऐसे प्ले होते हैं कि
एक जो हिस्ट्री में से कोई एक ऐसी सिचुएशन उठा ली जाती है, उसमें से फिर उसको है ना उस पे एक प्ले पूरा बनाया जाता है ना। तो तुगलक एक प्ले है, उसकी ये अच्छी एग्जांपल है, तुगलक प्ले एक अच्छी एग्जांपल है ना। गिरीश गिरीश कर्नाड जी का। हाँ ग्रीस की। और सर बीवी कारंतने ने अब हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हम्म। तो सर मैंने परफॉर्म किया एसआरसी के लिए श्री राम अच्छा, चंद्र। श्री रामचंद्र को, गुड। जी सर, पर ज्यादा बड़े रोल नहीं होते थे हमारे, क्योंकि गेस्ट आर्टिस्ट होते थे, ओके। छोटे छोटे रोल होते थे। हम्म। जूलियस सीजर भी सर इसी जॉनर में जाएगा। जूलियस सीजर में ये हिस्टोरिकल, ये अगर है मतलब इसका मतलब प्रमाण मिलते हैं तो फिर वो जाएगा उसमें, इतिहास में, इस हिस्ट्री में जाएगा। अगर ये सर फिक्शन है, रोमन फिक्शन किंग नहीं। सच में था ना, रोमन किंग हाँ जूलियस सीजर तो हाँ, रियल किंग था ना। हिस्टोरिकल प्ले इसमें जाएगा ये। हाँ सर एक है औरंगजेब, जो हाँ औरंगजेब प्ले लिखा हुआ है। हाँ, ये प्ले मैंने सुना है, किसका ये लिखा हुआ है? सर ये है पार्थसारथी, इंदिरा पार्थसारथी, इन्होंने ओके, लिखा है। अच्छा। तो ये औरंगजेब की स्टोरी पे मतलब पूरी बायोपिक है या मतलब क्या? हाँ सर, ये दारा शिकागो और औरंगजेब की जो लड़ाई हुई थी उसमें बेस्ड है। और अच्छा, लास्ट उसको। में औरंगजेब की जो वो होता है ना, दुर्दशा होती है, उसके हम्म। बेटे से खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, तो उस पे बेस्ड है थोड़ा। ओके। कि वही चीजें वो भी फेस कर रहे हैं लास्ट हम्म में, जो दारा शिकागो के साथ उसने की थी। हम्म। तो मतलब हिस्टोरिकल प्ले जो होते हैं उसमें हमें काफी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे एक प्ले है बलवंत गार्गी का प्ले है एक, गगन में थाल, अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो। तो उसमें क्या है कि वो टाइम है जब मुगलों ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, है ना। तो कैसे कि जब हिंदुस्तान में वो आते हैं, है ना, तो राइटर यहाँ पे लिखता है, जैसे बाबर का करेक्टर है, जो बाबर जब हिंदुस्तान में पहली बार आता है ना, तो वो क्या देखता है ना, उसके डायलॉग के जरिए हम हमें पता चलता है कि वो उसकी जो साइकोलॉजी है ना, जहाँ उसका जो नजरिया है हिंदुस्तान को देखने का, वो कैसा है ना। कि वो एक जगह पे बोलता है कि गला रहा गला खोदा, है ना, कि कैसे लोग हैं ये, है ना, अनाज को अनाज के साथ खा रहे हैं, है ना। तो वो एक इंडियन मतलब हिस्ट्री में हमें कई चीजें ऐसे मिलती हैं कि हाँ ये चीज है, ये जो चीज है ना। जैसे पहली बार ये इन लोगों ने हिंदुस्तान को देखा तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया। जब ये आए यहाँ पे रुके रहे, तो ये कैसे कैसे चीजें अपने साथ लेकर आए, है ना, कल्चर एक्सचेंज भी हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब हमले भी किए, हमले, फिर इन्होंने यहाँ पे रुकने का ना अपना वो भी बनाया, है ना, यहाँ पे रुके भी। फिर इनका कल्चर और हमारे कल्चर में कैसे एक्सचेंज हुआ। तो हिस्टोरिकल प्ले जो होते हैं ज्यादातर अपना हिस्ट्री से जो एक इवेंट उठाकर उसको मतलब एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ चीजें अपनी तरफ से भी डाली जाती हैं, अगर क्योंकि ज्यादातर हिस्ट्री हिस्टोरिकल अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो थोड़ा सा उसमें इमोशन नहीं लगेंगे, वो सीधा एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें, अगर यही प्ले में आ जाए, है ना, तो प्ले में क्या होगा कि हमें थोड़ा सा ड्रामा डालना पड़ेगा, है ना, उसकी जो डायलॉग्स हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है, जो एक राइटर उसके डायलॉग्स के थ्रू दिखा सकता है ना। कि जैसे एक जगह पे क्या होता है कि वो अ, अ, जो बाबर होता है ना, तो बाबर को पता है कि उसने पूरा हिंदुस्तान फतेह ही करना है ना। अब क्या है कि वो लड़ाइयाँ पे लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ रहा है ना। पर वो उसको जीत नहीं हासिल हो रही। वो कैसे एक इंस्पायर होता है, एक चीटी से इंस्पायर होता है कि एक चीटी बार बार, है ना, वही काम कर रही है और वो हिम्मत नहीं हार रही, कर रही है कर रही है ना। एक दिन वो जीत हासिल कर लेता है ना। उसके साथ कैसे मैथोलॉजी को भी हम, जैसे हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री के साथ कुछ मतलब हम मैथोलॉजी भी लेकर आ सकते हैं कि कोई भविष्यवाणी हुई थी, या उसके बाद जो चीजें हमें, जो तो हमें मिलती हैं प्रमाणित में, है ना, उसको तो हम ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि ये चीज है। जो चीजें हैं कि लिटरेचर हमारा ऐसा भी है कि सिर्फ वो कहानी के जरिए मतलब हमें हमारे तक पहुंचती हैं। जैसे कि अपने यहाँ में एक बड़ा फेमस है मिर्जा साहिबा ना प्ले। तो वो मिर्जा साहिबा प्ले एक ऐसा प्ले है कि वो उसका जो कह सकते हैं टेक्स्ट है, जो वो किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता। मिर्जा साहिबा, मिर्जा साहिब फोक स्टोरी है। अब
जो फोक स्टोरी जो हमें सुनने में आती है, जो है ना, सुनते हैं कि ये एक चीज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन अब अलग अलग एरिया में आप जाओगे कि फोक स्टोरी वो कैसे बदल जाती हैं। जैसे मिर्जा और साहिबा एंड में मर गए, वो सबको पता है कि मिर्जा और साहिबा एक दूसरे को प्यार करते थे, और उनके जो भाइयों ने उनको मिलने नहीं दिया, है ना। तो वो इसलिए साहिबा ने अपने मिर्जे के वो तीर छुपा दिया और उसने उसको मार दिया, है ना। अब उसके भाइयों ने मिर्जे को मार दिया। अब क्या होता है कि ये एक स्टोरी है। ऐसी ऐसी ही स्टोरी जैसे फोक कलाकार हैं जो पंजाब में फोक फोक कलाकार हैं, उनके जो विरासती ही चीजें चलती आ रही हैं। जैसे कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब वो गाते हैं, गायन शैली में गाते हैं ना, पोइटिक वे में गाते हैं, तो उनके लिए जो मिर्जा था, वो मिर्जा और जो साहिबा थे वो उनके लिए शहीद है, मतलब कह सकते हैं वो उन्होंने शहीदी दी है। किसके लिए? कि जब एक मिर्जा और साहिबा का क्या हुआ था कि जब वो एक दूसरे को प्यार करने लगे और वो भगवान को भूल गए, है ना। तो जब वो भगवान को ही भूल गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे में भगवान को देख लिया। अब वो जो स्टोरी बताते हैं, फोक कलाकार जो स्टोरी बताते हैं कि अब उन्होंने कुर्बानी दी, है ना। कुर्बानी कैसे दी? कि अपनी अपनी जान दी, बेसिकली उनको किसी ने मारा नहीं, उनको उनकी जान दी, है ना। तो एक स्टोरी ये भी है। तो ये हमें इसको हिस्ट्री प्ले में भी रख सकते हैं आप, है ना। तो थोड़ा सा, क्योंकि जो तो चीज हमें मिल रही है, टेक्स्ट में मिल रही है, जो प्रमाणित है कि हाँ इसकी बुक भी है, इसने जो राइटर ने लिखा वो भी, उसका राइटर का नाम भी है हमारे पास, वो सबूत पड़े हैं। लेकिन ऐसे प्ले हैं जो इनके सबूत नहीं है हमारे पास, सिर्फ फोक स्टोरी के थ्रू चलते हैं हम, है ना। फोक स्टोरीज के थ्रू ही हम सुनते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो सुनाई जाती हैं। तो ये जो प्ले हैं, जो इसको भी हम हिस्ट्री में भी रख सकते हैं, ये इस प्ले को भी, है ना। सर जो पार्टीशन के समय जो स्टोरीज लिखी गई हैं या जो प्लेज हैं हाँ, पार्टीशन के समय के, वो भी हिस्ट्री में रख सकते हैं। हाँ, जो हो चुका है वो हिस्ट्री में रख सकते हैं उस प्ले को। मंटो सर की भीष्म सहानी की स्टोरीज। हाँ, बिल्कुल। सर एक प्ले था हम्म। मुद्रा राक्षस, जो कौन भानु सा? भट्ट ने लिखा संस्कृत में। कौन मुद्रा सा? कौन सा? राक्षस। मुद्रा मुद्रा राक्षस? राक्षस। ओके। हाँ सर, वो चाणक्य नीति पर बेस्ड है कि चाणक्य कैसे मुद्रा राक्षस को चंद्रगुप्त का वो मंत्री बनाता है। हम्म। तो जो, क्योंकि जो मुद्रा राक्षस होता है, तो हम्म। वो क्या होता है, वो गदानंद का वो होता है, मंत्री होता है, वो ओके। उसके प्रति वफादार होता है। तो हम्म। चाणक्य झूठी नीति दिखाता है अपनी चुटिया खोल के कि वो चंद्रगुप्त के हम्म। खिलाफ हो गया है, ओके। ताकि जो चंद्रगुप्त के दुश्मन है वो बाहर निकल आए और हम्म। उसे पता लग जाए कौन कौन उसके दुश्मन है चंद्रगुप्त के हम्म। समय। हम्म। तो वही होता है कि जब जैसे ही चंद्रगुप्त राजा बनता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो अंडरग्राउंड होता है, पता नहीं चलते। तो हम्म। उसके बाद चाणक्य झूठा प्रपंच रचता है चोटी खोल के, और सब उसके उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पता लगता है कि हम्म। कौन कौन उसका दुश्मन है। तो ऐसी हम्म। मुद्रा राक्षस को वो, क्योंकि वो उसका वो होता है, वफादार होता है हम्म। गदानंद का, तो इसलिए उसको हम्म। छोड़ने से मना करता रहता है। तो हम्म। लास्ट में वो उसे मना लेता है कि अब वो चंद्रगुप्त का मंत्री बन जाए और हम्म। चाणक्य को उस पद से वो मिल जाए, हम्म। मतलब छुट्टी मिल जाए या फिर वो पद को छोड़ सके। हम्म। तो सर एक ये हिस्टोरिकल प्ले, एक जयशंकर प्रसाद का है, जो अच्छा। दो नाटक लिखे जयशंकर प्रसाद ने, एक तो चंद्रगुप्त पे हम्म। लिखा है और एक सिकंदर गुप्त पे लिखा है। ओके। हाँ, तो मतलब यही है, भी कहने का मतलब कि हिस्टोरिकल प्ले आ गया है ना हमारे जितने भी हैं, है ना। जैसे हमें पता चलता है कि ये हिस्ट्री के बारे में कोई बात कह रहा है ना। जहाँ हिस्ट्री की वो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो मतलब हमें मतलब हिस्ट्री में नहीं पढ़ने को मिलती। जो कहते हैं ना, जो होता है ना, एज एन एक्टर जब आप काम करते हो, जब आप डायलॉग्स पे काम करते हो, फिर तो टेक्स्ट होता है, एक सब टेक्स्ट होता है। ऐसी कहानी में भी एक सब टेक्स्ट होता है, जो राइटर अपने डायलॉग्स के थ्रू बताता है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स प्ले पे, है ना। तो ये जो प्ले हैं, प्रॉब्लम्स प्ले जो हैं, ये 19th सेंचुरी के बाद मतलब ये लिखे जाने शुरू हुए, है ना। तो इसके जो मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा लिखा जिस बंदे ने, वो था इब्सन, है ना। इब्सन ने इब्सन के जितनी प्ले हैं आप देख लीजिए, वो सब मतलब उस पे रिलेटेड है ना, प्रॉब्लम में है उस प्ले में, है ना। जैसे ए डॉल हाउस, अगर आपने पढ़ा हो ए डॉल हाउस।
सर हिप्सन को रियलिस्टिक नाटकों का फादर कहा जाता है। वो भी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने उनके उसको, 2 प्ले पढ़े हैं, एक हाँ, तो हैडा गैबलर पढ़ा है ओके और एक मास्टर बिल्डर। ओके। मतलब जो प्रॉब्लम्स प्ले होते हैं ना, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर डायलॉग्स ज्यादा होते हैं उसमें, है ना। मतलब डायलॉग बेस्ड ज्यादा होते हैं जो प्रॉब्लम्स प्ले होते हैं, है ना। इसमें क्या कि करेक्टर डायलॉग करते हैं, डिबेट करते हैं, है ना। सर हाँ, बहुत बहुत बोरिंग भी कर देते हैं प्ले हाँ पढ़ते पढ़ते थोड़ा हाँ, बोर हो वो जाता है। क्योंकि बहुत स्लो प्ले है बेसिकली, है ना। कहीं वो जॉनर की बात आ गई है ना, तो मतलब जैसे हम मतलब थिएटर में तो हम सब स्टूडेंट ही है ना, नई नई चीजें हर रोज लर्न कर रहे हैं ना, नई नई चीजें सीख रहे हैं, है ना। तो हमें मतलब कैटेगरी का भी बारे में पता चल रहा है, लेकिन हमें ऐसे थिएटर पर्सन होंगे तो हमें पता होगा कि ये प्रॉब्लम प्ले है, इसमें डायलॉग्स हैं, इसमें, है ना, करेक्टर डायलॉग करता है, बहसबाजी करता है ना। तो हमें हमने कोई प्ले उठाना हो या हमने कोई प्ले लिखना हो तो हमें पता होगा कि इसका जॉनर ये है, इस जॉनर में हम लिख सकते हैं, है ना। अगर मैंने डायलॉग ही रखने हैं ना, जैसे आप देखो, नुक्कड़ नाटक होता है ना, नुक्कड़ नाटक में ज्यादातर डायलॉग्स ही होते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉब्लम्स प्ले नहीं कह सकते, है ना। और वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, है ना, कि आप कैसे उसको मतलब, है ना, बना रहे हो, उस प्ले को कैसे बना रहे हो, आप उसमें कौन कौन सी फॉर्म डाल रहे हो, है ना। वैसे जब प्ले बनाते हैं तो अब तब नई चीजें सोची जाती है कि आप किस फॉर्म में लेकर जा रहे हो, है ना, है ना। मोस्टली क्या होता है कि इस जो प्रॉब्लम्स प्ले होते हैं ना, ज्यादातर ये सोशल इशू पे ज्यादातर उठाए जाते हैं, है ना। जहाँ जैसे मान लो दहेज दहेज प्रथा हो गया, है ना, जहाँ वुमन की कोई ऐसी कोई, है ना, सोसाइटी में जो ऐसी दिशा दशा है, उस पे कोई ऐसा प्ले हो, है ना। तो हेनरिक जो इब्सन था, इब्सन के ज्यादातर प्ले मतलब ऐसी प्ले हैं जो किसी चीज को, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। वो जो आप कह रहे हैं रियलिस्टिक ड्रामा, हाँ वो रियलिज्म के जन्मदाता है, उन्होंने पहली बार वो रियलिज्म लेकर आया वो, है ना, उस अपने प्ले में। लेकिन उसमें भी वही है कि, है ना, जो अगर आपने डॉल हाउस पढ़ा होगा प्ले, तो उसमें क्या है कि एक नौरा नाम की लड़की है ना। तो वो मतलब अब उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उस करेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो वो उसमें मतलब बड़ा अच्छे से दिखाता है कि, है ना, कि वो मतलब कि एक लड़की जो मैरिड लड़की के वो, है ना, और उसकी मतलब डे टू जो उसकी डे टू डे लाइफ है ना, वो दिखाई जा रही है ना। ऐसे ऐसे प्ले में मतलब क्या है कि रियलिस्टिक प्ले में हम क्या करते हैं कि जो एक करेक्टर है, जहाँ जो एक कहानी का जो पात्र है, उसकी जो रोजमर्रा की जो लाइफ है ना, वो पूरी दिखाई जाती है उसमें, है ना, कि वो क्या कर रहा है ना। अगर वो कहीं पे सिचुएशन में फंसा है ना, वो ये नहीं है कि वो फिक्शनल नहीं है कोई, है ना, यहाँ कोई उसमें इमेजिनेशन नहीं है, कोई जो हो रहा है ना, वो सामने है भी, इस करेक्टर के साथ ये चीज हुई है, या ये मतलब ये नहीं कि वो उसको हम फिक्शनल इमेजिनरी दुनिया में ले जाएं या उसको फिक्शनल ले जाएं, रियलिस्टिक मतलब जो ड्रामा है उसका ये मतलब अच्छा एक्शन के जो प्ले है वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे वो रियलिज्म को कैसे वो लेकर आया ना, प्ले के जरिए। पहले ज्यादातर जो प्ले थे वो इमेजिनेशन पे थे, है ना, फिक्शनल थे, है ना। अगर भगवान को बुलाना हुआ तो भगवान को मतलब अलग किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बुलाया जाता था, गॉड को आप स्टेज पर लेकर आ सकते हो। लेकिन इसमें इन प्ले में क्या हुआ कि ये पूरी मतलब जो एक आदमी की, है ना, रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ये प्ले, है ना। तो इसमें ज्यादातर एक्शन वो वाले बड़े बड़े एक्शन नहीं थे जो इंटरनल नहीं थे बेसिकली, है ना। वो ज्यादातर एक्टर के लिए भी मतलब काम बढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें पोइटिक पोइटिक ड्रामा, है ना, अपना पोइटिक ड्रामा भी एक अपना है इसमें, है ना। तो मॉडर्न टाइम में मतलब पोइटिक
भी काफी फेमस हुई। जैसे मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया है कि लूना लूना प्ले शिव कुमार बटालवी का प्ले है ना। तो उसने ये सारा जो प्ले था वो पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो उसको मतलब जब उसके अलावा जो बाहर के जो राइटर हैं जो उसका ना उसको टी एस इलियट नाम का एक है जो जिन्होंने इसको फेमस किया था ना। इस ऐसे प्ले में क्या कि जो पोएटिक एंड होता है वो मतलब पोएटिक एंड ड्रामा जो होता है इसको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पंजाब में क्या होता है, वार होती है, वार है ना, कि जो मेलों पे गाई जाती है ना, वो उसमें क्या होता है कि एक दो बंदे अपना म्यूजिक लेकर या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़कर वो ऑडियंस को बताते हैं, वो अपनी पोइटिक फॉर्म में गाकर बताते हैं, वो थोड़ा सा एक्ट करके बताते हैं कि क्या हुआ था। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जंग हो रही थी, जंग में एक तरफ से है ना बहुत ज्यादा सैनिक थे, एक तरफ से कुछ कम सैनिक थे है ना, और कम सैनिकों ने कैसे है ना इतनी सारी जो सेना थी उसके साथ उन्होंने हमला किया, वो सब गाकर है ना उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके ऑडियंस को बताया जाता है ना। जो ज्यादातर ये म्यूजिकल रहता है ना ऐसे प्ले, है ना। कोई और आपको लगता है कि कोई ये प्ले भी है तो कोई एग्जांपल हो सकती है प्ले। सर अंधा युग, अंधा हाँ, युग अंडर यू, राइट। सर पूरा पॉलिटिक है वो, हाँ। वॉर पॉलिटिक। हम्म। सर पोइट्री हम्म। अगर बात करें तो एक प्ले है असगर वजाहत का, असगर वजाहत साहब का, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। उसमें नासिर काजमी का जो कैरेक्टर है वो पूरे प्ले में पोइट्री में ही बातें करता है। मोस्टली उसके जो डायलॉग्स जो भी वो अपनी बात बोल रहा है वो अपनी हम्म। खुद की पोइट्री ही बोल रहा है। हम्म। तो वो इस जॉनर में जाएगा। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं पोर्टिक, क्योंकि पूरा पूरा प्ले नहीं है ना, वो करेक्टर है हाँ, बेसिकली। पूरा प्ले नहीं है, हाँ पूरा कैरेक्टर प्ले है। नहीं है क्योंकि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हिस्टोरिकल भी है ना। जैसे वो कैसे वो लाहौर लखनऊ से है ना उसको निकाल के वो लाहौर में शिफ्ट होती हैं है ना। तो ये हमारे पास चीजें मिलती हैं, ये है ना, ऑथेंटिक है ना। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ये भी है कि हमें मतलब वही जो मैंने पहले बात की है कि कुछ कहानियां जो हमें राइटरों के नाम पता हैं जो लिखी जा चुकी हैं, कुछ ये भी हो सकता है कि मटेरियल वेस्ट हो चुका है, जहाँ कुछ कहानियां फोक फॉर्म में से आती हैं, हमारे तक पहुंचती हैं ना, जो लोगों द्वारा मतलब प्रचलित होती हैं। अब कितनी ऑथेंटिक है ये है ना, जिस लाहौर ने देखा जम नहीं है ना। अब ये पहली लाइन ही जो असगर वजाहत ने लिखी थी कि उस वक्त ये मतलब जो ये शब्द कहाँ से आया ना, ये वाक कहाँ से आया इस वक्त हाँ, ये समझते थे कि उस वक्त के जिसने जो बंदा लाहौर नहीं गया ना उसने दुनिया नहीं देखी है ना। तो मतलब अब उसको प्ले को मतलब जब वो लिखता है कि जैसे वो लखनऊ से वो उस औरत का वो घर है ना, वो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं है ना, घर पे शिफ्ट होते हैं, तो देखते हैं कि अब उसको निकालने के लिए की बातें चल रही है ना, लेकिन उनके साथ वो उनका कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है उस दादी के साथ है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको हम हिस्टोरिकल प्ले में रख सकते हैं, लेकिन इसको पोएटिक फॉर्म में नहीं रख सकते। पोएटिक फॉर्म में शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर पोएटिक फॉर्म में होगा, म्यूजिक होगा, ड्रामा तो होगा ही होगा ना। ठीक है, ओके ओके। फिर आ जाते हैं हम, अगला अपना आ जाता है एपिक थिएटर है ना। जो एपिक थिएटर है कि एपिक थिएटर के बारे में कुछ बता सकते हो। सर बर्टल ब्रेथ ने यूज किया था एपिक थिएटर वर्ड सबसे पहले, और हाँ, उन्होंने इनका प्ले किया थ्री पेनी ओपेरा। थ्री पेनी। अच्छा, कौन सा करेक्टर किया उसका। सर वही कोरस वगैरह होते थे हमारे साथ सब ओके। जब हम शुरू शुरू में जाते थे, हाँ। तो बड़े रोल तो मिलते नहीं थे, बड़े आर्टिस्ट करते थे, तो हमें ऐसे देते थे बैकर्स का हो गया या हम्म। फिर डांसर्स का हो गया या हम्म। कोरस वगैरह सब मिलता था। तो सर थ्री पेनी ओपेरा में और मैंने इनका मदर करेज देखा प्ले। ओके। तो सर पहले तो मेरे को समझ नहीं आता था बैटल ब्रेथ के बारे में, तो बाद में धीरे धीरे समझ आया कि एक ही कैरेक्टर चार पांच लोग कर रहे हैं। तो पहले हाँ। तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाता था, तो मैं क्रिटिसाइज करता था कि क्या छिप गया। पर हाँ। धीरे धीरे समझ आया कि बैटल ब्रेथ चाहते ही नहीं थे कि लोग कनेक्ट हो प्ले से, वो एक्टिंग को जज करें, कंटेंट को जज करें, ताकि वो उस चीज से जुड़ ना सके।
एकदम से, तो कहते हैं कि विंग्स हटा दो, और अगर विंग्स है तो विंग्स हटा दो, लोगों को दिखने दो कि मंच है, ये नाटक हो रहा है। हाँ तो ऐसी चीजें हटा करने से वो मना कर देते थे, और उनके एक्ट में फेड आउट नहीं होते थे। मतलब मदर करेज में तो सिर्फ ये फेड आउट है, तो उसमें थ्री पनी ओपेरा में फेड आउट ही नहीं है ज्यादा। एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजेक्शन हो रहा है, चलते प्ले में स्क्रिप्ट चेंज हो जाते हैं। हाँ तो ये सब चीजें बर्टोल्ट ब्रेcht ने प्रेजेंट की थी। हाँ राइट राइट। हाँ सही कह रहे हैं आप कि एपिक थिएटर जो बर्टोल्ट ब्रेख्ट, अगर आपने एग्जांपल दिया थ्री पेनी ओपेरा की है ना, थ्री पेनी ओपेरा में जैसे मैकी द नाइफ है ना, करेक्टर है ना, क्या होता है कि कई एक्टर होते हैं ना जो गुड और गुड एंड बैड एक्टर की हम बात करें तो जो गुड एक्टर हैं जो वो अपनी सिचुएशन को, अपने आप को ये याद रखेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभिषेक, आपका नाम अभिषेक है ना, अभिषेक करेक्टर कर रहा है मैकी द नाइफ है ना, अब जो अभिषेक को पता है कि वो करेक्टर कर रहा है किसी का, है ना, अगर क्या कई बार क्या होता है कि एक्टर जब किसी का करेक्टर करते हैं तो उसको करेक्टर से निकलने में भी टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है स्टेज पर कि आप आपका कोई सीन ऐसा है कि आपने किसी को मारना है ना, लेकिन अब अभिषेक नहीं मारा लेकिन मार करेक्टर रहा है, राइट। अब अगर अभिषेक उस करेक्टर में इतना बह गया कि उसने उस जो अपने को एक्टर को उसको मार दिया सच में है ना, तो वहां पे कुछ हैपनिंग हो सकती है ना, जहाँ उसको दर्द हो सकता है, जहाँ उसको कोई भी है ना, लेकिन वहां पे क्या है, अपने अभिषेक ने याद रखना है कि उसने वो किसी का करेक्टर कर रहा है, मैकी द नाइफ। तो ऐसे करेक्टर क्या होते हैं, जैसे थ्री पेनी ओपेरा में मैकी द नाइफ का करेक्टर है, जब एक्ट में आते हैं वन एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, तो हर एक बार वो एक्टर आता है स्टेज पे, देखो जी मैं, मेरा नाम ये है और ये मैं इस मैकी द नाइफ का करेक्टर कर रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे प्लेज में होता है कि ऑडियंस डिमांड भी कर लेती है कि हाँ ये डायलॉग दोबारा बोला जाए, है ना, जैसे पारसी थिएटर में होता है ना, बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं, बड़े बड़े जेस्चर्स होते हैं ना। जैसे इसमें क्या है कि आप ऑडियंस से बात कर सकते हो, ऑडियंस से डायल मतलब कहानी रोक कर बीच में प्ले चलता चलता रोक कर आप उस पर डिस्कस कर सकते हो, सीन चल रहा है सीन पे डिस्कस कर सकते हो आप, है ना, कि जैसे कोई जैसे हम थ्री पेनी ओपेरा की बात ही कर लें, जैसे उसमें क्या है कि अ, जो क्या नाम है उसका, जो जो भिखारी जिसकी कंपनी है ना, जो भिखारियों को मतलब बनाता है, उनको जॉब देता है जो, है ना, अब उसका उसका जो उसका क्या काम है ना, तो अब मान लो वो करेक्टर कर रहा है ना, करेक्टर करता करता वो अपना कहानी बीच में रोक के वो ऑडियंस को बता सकता है कि मैं ये करेक्टर कर रहा हूँ और मेरे पास ये मेरी कंपनी है ना, कंपनी में ये भिखारी भी हैं। अब जो भिखारी हैं, भिखारी भी रुक कर अपना बता सकते हैं कि मैं हूँ तो मतलब ठीक ठाक खानदान से, लेकिन मैं एक भिखारी का करेक्टर कर रहा हूँ। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे प्ले में क्या होता है कि आप करेक्टर में नहीं बहते, जो ब्रेख्त का काम था जो वो आपको मतलब ये कहता है कि आपने अपने आप को याद रखना है ना, आप करेक्टर में आपने इतना नहीं घुस जाना है कि आप अपने आप को याद ना रख पाओ, आप किसी का करेक्टर कर रहे हो, आप करेक्टर हो नहीं, है ना। तो थ्री पेनी ओपेरा अच्छी एग्जांपल है ना। तो अभी तो मैंने एनएसडी का मदर करेज देखा था, तो उसमें ओके। एक ही रोल को 6 एक्टर्स परफॉर्म कर रही थी, लड़कियां। तो हर सीन में एक एक्टर बदल जाता था। हम्म। तो पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया, फिर मैंने जब इस थ्योरी पढ़ी तो समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। तो अच्छा था सर प्ले हम्म मदर करेज। अभी एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा था लास्ट ईयर। है ना। तो कई मतलब थिएटर में ऐसी कई फॉर्म है, मतलब जैसे अब ग्रोटोसकी का जो थिएटर है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, इब्सन का थिएटर बिल्कुल अलग था, है ना, स्टैन स्टैन स्टैनिस्लॉवस्की उसको अलग लेवल पे, है ना, उसको एक्टिंग को लेकर जा रहा है ना, कि ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, तो एक्टिंग प्रिपेयर की बात कर रहे हैं ना, है ना। जब आप मतलब जब आप थिएटर में होते हो, जब आप करेक्टराइजेशन करते हो, जब आप एज ए एक्टर आप काम करते हो, तो आप क्या इन चीजों को मतलब माइंड में रखते हो कि हाँ ये इस मतलब प्रोसेस क्या रहता है आपका, मतलब एज एन एक्टर। तो शुरू में तो कोई प्रोसेस नहीं रहता था, कि पता ही नहीं होता था
क्या करना है, जो डायरेक्टर बोल देते थे वो कर लेते थे, जो हमारे अंदर से इम्पल्स आती थी वो करना। पर जब कोई हम थ्योरी वाला नाटक कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई किसी का प्ले के अकॉर्डिंग कोई थ्योरी दी है और उस थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो उन थ्योरीज को रख के, जैसे पारसी थिएटर है, तो पारसी थिएटर में बड़े बड़े जेस्चर लेके करना होता है, और थोड़ा तो वो हल्का टिल्ट होते हैं, घुटने पे हाथ रखते हैं और उसके बाद बोलते हुए गाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो सर ये सब चीजें फिर टेक्निक सीखने को मिलते हैं जब हम थिएटर में काम करते जाते हैं, या डायरेक्टर की अप्रोच से पता लगता है कि ये चीज है, ऐसा है, या हम कोई नेचुरल प्ले कर रहे हैं, रियलिस्टिक प्ले कर रहे हैं, तो कितना रियलिस्टिक हमें उसमें कैरेक्टर में घुसना है। पहले तो हम मेलो ड्रामा या फिर हम मैकेनिकल एक्टिंग की कर बात करते थे। राइट। तो सर वही चीज, जैसे नुक्कड़ मैं शुरू से तो पहले तो नुक्कड़ ही किया है, तो नुक्कड़ में तो मैकेनिकल एक्टिंग ही सीखा था, तो वही हमने स्टेज पे किया, फिर धीरे धीरे समझ आया कि हर जगह ये यही चीजें चलती हैं। कहने का मतलब ये भी है कि ठीक है, सब मतलब करते हैं। जैसे आप अभी आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ, जहाँ आपने थिएटर भी कर रहे हो आप, अच्छा दिल्ली में अच्छा थिएटर कर रहे हो ना, अच्छा हो रहा है ना, वो इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है ना। तो क्योंकि आप आसपास भी रहते हो तो आपको एक्टिंग की ही बातें चल रही है ना, थ्योरी की बातें चल रही है ना, एक्टिंग पे काम कर रहे हैं लोग, है ना, रिसर्च चल रही है एक्टिंग पे, है ना, ड्रामे पे रिसर्च चल रही है ना। तो कहने का मतलब है क्या है कि जब आप एज एन एक्टर जहाँ उसमें काम करते हो, जहाँ प्ले में काम करते हो, शुरुआत सबकी ऐसी होती है कि है ना, कुछ नहीं पता होता लेकिन हम करते हैं। लेकिन जब आप आगे आगे जाओगे, आप पढ़ते हो, स्टेनिस्लॉवस्की पढ़ते हो, ग्रोटोसोवस्की पढ़ते हो, है ना, जहाँ आप इब्सन के प्ले पढ़ते हो, जहाँ जो भी, हमें कहीं ना कहीं अपने करेक्टर से को रिलेट होते हैं, यार ये तो मैंने किया हुआ है, अच्छा इसको, इस टेक्निक को या इस चीज को जब मैं वो कर रहा था, इसका इस थ्योरी को ऐसे मतलब मैं यूज कर सकता था, जहाँ ऐसे मैंने किया, पर मुझे अनकॉन्शियसली उसका पता नहीं था, उस थ्योरी को ये कहते हैं, है ना। जैसे मान लो हम अगर एक स्टेनिस्लॉवस्की की एक एक्सरसाइज है कि वो जब अपने स्टूडेंट को मार्केट में लेकर जाता था, है ना, घुमाने लेकर जाता था, तो एक दिन क्या होता है कि हर रोज जा रहा है वो अपने स्टूडेंट को लेकर मार्केट में, एक दिन क्या देखता है कि एक मदारी होता है, उसका एक बंदर होता है, वो मरा पड़ा है। पहले वो रोज देखते थे उसके स्टूडेंट, वो उसके साथ खेलता था, है ना, हर रोज देख रहे हैं उसी को, वो सिचुएशन जो उनके मतलब हर रोज जा रहे हैं उनको, वो शौक, वो लोग हर रोज वही मिल रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि हैपनिंग होती है कि उसका मदारी का जो बंदर होता है वो मर जाता है। अब उस इमोशन को वो स्टूडेंट जब देखते हैं कि लेकिन मदारी है, जो मदारी की आंखों में आंसू है, बंदर उसका मरा पड़ा है और वो एक्ट कर रहा है। लोगों को शायद उसको देख कर ये लगा हो कि ये बंदर एक्ट कर रहा है, लेकिन बंदर मर चुका है और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अब उसी सीन को स्टेनिस्लॉवस्की ने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया और उसको करने के लिए बोला, लेकिन वो क्या उसमें बनावटी बना गया, है ना। जब हम स्टेज पे होते हैं, जहाँ हमारा कोई टीचर, जहाँ हमारा कोई डायरेक्टर हमें जहाँ स्टेनिस्लॉवस्की की एक एक्सरसाइज है कि उसने एक कोई चीज थी, मतलब किस कोई इम्पोर्टेंट चीज थी, जो जैसे मुंदी या छल्ला लगा लो कोई भी, है ना, रिंग लगा लो कोई भी, उसने वो गिरा दी स्टेज पर, है ना। तो अपने स्टूडेंट को बोला कि मेरी रिंग गुम हो चुकी है, तो उसको ढूंढो कहाँ पे, है ना। अब सब स्टूडेंट ढूंढने लगे हैं वहां पे, है ना। तो वो इतने इतनी बारीकी से वो ढूंढ रहे हैं, है ना, कहीं। अब उसने बोला कि नहीं मिल गई रिंग, है ना, चलो आगे बैठ गए। अब उसने बोला कि आपने जो रिंग ढूंढी है, आपने उसका एक्ट करना है। अब वो जब एक्ट कर रहे हैं उसमें कहा कहीं ना कहीं वो बनावटी बना गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जब कहानी भी करते हैं, जब कोई प्ले भी करते हैं, है ना, हम बिल्कुल अपने आप को पहले तो एक करेक्टर से या और चीज थॉट्स से बाहर निकालते हैं किसी करेक्टर को कंसीव करने के लिए, है ना। तो ऐसे ही ये चलो हमारा हो गया अपना एपिक एपिक थिएटर। इसके बाद आता है एक और फॉर्म आती है थिएटर ऑफ अब्सर्ड, है ना, ऊल जुलूल का थिएटर जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन कर सके कि क्या है क्या नहीं है थिएटर ऑफ अब्सर्ड। सर ये इटालियन एक वो थे हम्म डायरेक्टर या आर्टिस्ट थे, जिन्होंने फॉर्म लेके आए थे, हम्म एंटोनियो करके, हम्म तो उन्हीं से शुरू हुआ था, इतना ही पता था बस। हम्म हम्म
तो ऐसे जो प्ले होते हैं, अगर आपने मतलब आप दिल्ली में हो तो आपने देखा होगा इमेज वर्क पे भी वो बहुत काम चल रहा है ना, जैसे कि हमारे सर एक है वेटिंग फॉर द गॉडोट। हाँ वेटिंग फॉर द गॉडो उनका, हाँ हाँ, प्ले। तांबे के कीड़े हैं भुवनेश्वर। हाँ हाँ, है ना। तो तो सर ऐसे वेटिंग फॉर द गॉडोट ने देखा था, हाँ और वो पढ़ा सर, क्या है, तांबे के कीड़े पढ़ा, पर समझ कुछ नहीं। ओके। तो ऐसे जो प्ले होते हैं ये एक प्ले एक यहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे मतलब खत्म हो जाते हैं ना। तो इसमें मतलब है ना, जैसे कोई आपने देखा होगा कि इमेज वर्क है, कोई इमेज वर्क है ऐसा है कि किसी चीज को हमने दिखाना हो अपने बॉडी के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, है ना, जिसमें ऑडियंस को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, कि उनको लग रहा है ये क्या है ना। शायद उसको मीनिंग जिसने डायरेक्टर ने मतलब इमेज वर्क किया या एक्टर ने किया था, उसको भी शायद उसका मीनिंग नहीं पता कि वो कितनी की जस्टिफाई कर पाएगी ऑडियंस के साथ, है ना, कितनी की नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दिखने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका भाव भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आ रहा है ना, लेकिन कंफ्यूजिंग है ना। ना शायद एक्टर भी हमारे जो मेरे जो टीचर हैं नीलमान सिंह, अगर आपने नाम सुना होगा ना, तो जी हम जब काम करते थे उनके साथ, तो जब हम इमेज पे काम कर रहे थे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम करते हैं कि मान लो एक हवा को दिखाना हुआ या पानी को दिखाना हुआ, है ना, स्टेज पे दिखाना है ना, बॉडी के थ्रू दिखाना है या अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाना है ना, जैसे मान लो जैसे साउंड के थ्रू दिखाना है, लेकिन आपने तो वो इमेज क्रिएट कर दी है ना, अगर आपने इमेज पे वर्क किया होगा, है ना, तो क्या है कि वो दिखने भी अच्छा लग रहा है, उसका स्टार्ट मिडल एंड भी है ना। वो कन्वे भी जो आप बात कहना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू या उस इमेज के थ्रू, वो कन्वे भी कहीं ना कहीं हो पा रही है ना, कहीं पे कहीं ना कहीं नहीं भी हो पा रही है ना, उसका हर बंदे के लिए अलग अलग मीनिंग है ना। तो एज एन एक्टर मेरे लिए अलग मीनिंग होगा, एज एन डायरेक्टर उसके लिए अलग मीनिंग होगा, है ना, एज एन ऑडियंस जो चार बंदे बैठे हैं देखने उनके लिए अलग अलग उस चीज का मीनिंग होगा, है ना। अगर उसमें डायलॉग्स नहीं है, हम डायलॉग्स के थ्रू नहीं बता रहे हैं, एक है ना इमेज के थ्रू बता रहे हैं, है ना, तो कहानी को ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर ये मतलब वेटिंग फॉर गॉड हुआ ना, जैसे सैमुअल बेकवेट के प्ले हैं ये, मतलब अच्छे एग्जांपल है ना, जो स्टार्ट से लेकर एंड तक वहीं पे खत्म हो जाते हैं, है ना। सर, मैंने एक प्ले देखा था, जी। थिएटर ओलंपिक्स प्ले 2018 में हुआ था। तो ओके। उसके अंदर एक फिजिकल प्ले था, वो वेस्टर्न कंट्रीज का ही था। तो उसमें एक इमेज छोड़ रखी थी, तीन अच्छा। ही करेक्टर थे, दो लड़के थे एक लड़की थी, एक इमेज था लड़के का, तो वो जो हम्म करता था ना, तो वो हम्म। थोड़ी देर बाद वही इंसान सेम एक्शन परफॉर्म करता था। हाँ तो हाँ। वो पूरा प्ले ऐसे चला कि 1 घंटे का प्ले था, और जो वो एक्शन कर रहे हैं ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी थी, पत्थर तोड़ रहे हैं, बाल्टियां तोड़ हाँ रहे हाँ। हैं। ओके। तो सर ये समझ कुछ नहीं आया उस प्ले में, बस ये देख रहे थे कि वो एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है बार बार। हाँ हाँ। हम्म और अभी सर मैंने एक ट्राई किया था यही, ऐसे ही थोड़ा, पर मेरे को इस फॉर्म का ज्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने हम्म। बनाने की कोशिश की थी ओके। हवालात पे। अच्छा। हवालात पे तो उसमें एक करेक्टर इमेज डाल दिया था हवलदार का, कि हम्म। जो हवलदार बोलता है उसका एक कॉपी वर्जन है, वो सेम बात बोलता है उन तीनों लड़कों हम्म। का। और ओके। लास्ट में क्या होता है, मैंने ये डाला था लास्ट में कि जब वो हवलदार निकल जाता है, हम्म तो भागता हुआ, मतलब दोनों हम्म। हवलदार निकल जाते हैं, फिर लास्ट में जो इमेज वाला था वो भागता हुआ आता है, और ओके। वो मेन रोल बन जाता है, और जो उसका कॉपी, मतलब जिसने वो कॉपी करा था वो कॉपी बन जाता है। हम्म। और मतलब सेम चीजें दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ओके। हाँ वही ये ऐसे प्ले हैं जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुए है ना, वहीं पे आकर खत्म हो गए, है ना। इसमें मतलब जो आर्गुमेंट होते हैं ना, जो डायलॉग्स होते हैं, है ना, ये मतलब कोई कहने ये नहीं है कि कोई मीनिंगफुल होंगे या ऐसा कुछ होगा, ये कुछ भी हो सकते हैं ना, है ना। कहानी को मतलब हम उस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ये इस फॉर्म में भी खेले जाते हैं ये नाटक, है ना। तो फिर आगे चलो, ये आ गया अपना अब्जर्ड, है ना, थिएटर ऑफ। तो आगे आ जाता है हमारा संस्कृत थिएटर, है ना, अगर हम संस्कृत की बात करें, अपने इंडियन मैथोलॉजी की बात करें, है ना। तो इंडियन जो मैथोलॉजी है, जो नाट्य शास्त्र है, उसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहते हो कि आप,
कहाँ से आया, ये कैसे आया, नाट्य जैसे। शास्त्र में 36 अध्याय है और 6,000 हम्म। 6,000 श्लोक है, हम्म। 36 अध्याय है, भरत मुनि ने लिखा। और इसके पीछे वो फर्स्ट चैप्टर में कथा हम्म। सुनाते हैं नाट्य शास्त्र की, मैंने क्यों लिखा, देवता लोगों को मनोरंजन का साधन चेतन जो देखा भी जा सके सुना भी जा सके। हम्म। तो ब्रह्मा जी ने हम्म। उनको हम्म। नाट्य शास्त्र निर्माण करने का ज्ञान दिया थोड़ी अवस्था में। और फिर उसके बाद उन्होंने हम्म। नाट्य शास्त्र का निर्माण किया, जिसके अंदर संगीत हम्म। भी है और ड्रामा भी है और डांस भी है, तीनों का मेल है। हम्म। तो जो हम्म। 28 से 32वां जो चैप्टर है वो संगीत पे बेस्ड है। और हम्म। शुरू के 3 चैप्टर नाट्य मतलब ऑडिटोरियम कैसे बना है, भवन हम्म। नाट्यगृह कैसे बना है, उस पर बेस्ड है। हम्म। चौथा हम्म। चैप्टर है तांडव पर, और जो हम्म। कि तांडव और न्यास के ऊपर है कि भगवान शिव को वो नाटक दिखाने जाते हैं और भगवान हम्म। शिव उन्हें तांडव सिखाते हैं। तो 108 करण बताए गए हैं उसके अंदर। फिर 5वां चैप्टर है पूर्व रंग पे कि नाटक से पहले की क्या तैयारी की जाए। और हाँ छठा हाँ। चैप्टर है रसों पर। फिर उसके हम्म। बाद वृत्ति प्रवृत्ति और उस पर चैप्टर है वृत्ति प्रवृत्ति पर, फिर हम्म। भाव पर है, हम्म। अभिनय पर है। तो ऐसे सारे चीजें बताई गई है भरत मुनि के हम्म। द्वारा। हम्म। और जैसे कि नाट्य शास्त्र की अगर शुरुआत की बात करें, है ना, जैसे कि पहले अ, जब इसको लोग पढ़ नहीं पाते थे ना, कौन कौन से वेद थे, है ना, ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था ना। तो इन चारों चीजों से जो मिलके बना था वो, है ना, नाट्य शास्त्र बना था, है ना। तो जी कैसे, सर बिल्कुल। है ना, तो कैसे मतलब भरत मुनि ने मतलब अब हमारे पास वो कुछ जो नाट्य शास्त्र में जो चीजें हैं मिलती हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती हैं हमें हमारे पास, है ना। कैसे मतलब अगर आप देखा जाए तो जो अब नाट्य शास्त्र भी पढ़ते हो, है ना, उसमें कैसे ये सारी चीजें कोरिलेट करते हैं ग्रीक थिएटर के साथ, है ना, उनकी जो एक्टिंग के जो मेथड है ना। तो यहाँ पे मतलब पहले ही मतलब हमारे यहाँ लिखे जा चुके हैं, है ना, कई चीजें वो कहीं ना कहीं वो कह लो कि कल्चर एक्सचेंज भी है ना। वो जब हम जो बिजनेस भी होता था, ऐसे जैसे बिजनेस जो बाहर के लोग यहाँ पे आते थे, ट्रैवल करते थे, कहीं ना कहीं वो कल्चर एक्सचेंज होता था, एक थॉट एक दूसरे तक पहुंचते थे, है ना। तो ऐसे ही हमारे लोग भी मतलब ड्रामा में पहले से ही काम कर रहे हैं कि ये भी मानना है कि ड्रामा की अगर शुरुआत हम बात करेंगे, ड्रामा की शुरुआत कहाँ से होती है, ड्रामा की शुरुआत शायद जंगलों से होगी, ये स्टार्ट, है ना, जब हम जंगल में थे, है ना, जब हमें ये नहीं पता था कि जब हमारे पास शब्द नहीं थे, है ना, जब हम शिकार करके आते थे, शिकार करके आकर हम बैठते थे, तो हम एक्ट करके दिखाते थे कि आज हमने शाम को क्या मतलब सुबह से लेकर क्या किया, है ना, जब मांस पक रहा होता। तो वहां से भी थिएटर की शुरुआत कहते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जो इंडियन मैथोलॉजी है उसमें चार वेदों से ये मिलके वहाँ ना पंचम वेद बना, है ना। फिर भरत मुनि ने अपने जो 100 बेटे थे उसके साथ, है ना, उनके साथ खेला, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें हम जैसे रस पढ़ते हैं, 9 रस हैं, है ना। तो ऐसी इसमें कई राइटर जैसे भट्ट हो गया, है ना, कालिदास हो गया, कालिदास ने बहुत अच्छे, है ना, नाटक लिखे हैं, जैसे उनका शकुंतला, है ना, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो। जी सर। जी। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। हम्म। सर जो भास माना गया है, भास नाट्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। नाट्य भास शास्त्र एक के, ऐसे ओके। राइटर है, हाँ वो मैं हम्म। माना जाता है कि वो पहले ऐसे ही राइटर थे जो कि नाट्य हम्म। शास्त्र से पहले भी नाटक कर रहे थे। तो इसलिए माना जाता है ओके। कि वो नाटक शास्त्र के एक भी रूल को फॉलो नहीं करते। हम्म। अच्छा। हम्म। मैंने अभी मतलब रिसेंटली प्ले पढ़ा था, लेकिन उनका प्ले का मतलब कोई ऐसा कोई माइंड में नहीं अभी, है ना। तो उसको मैं पढ़ के ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं, है ना, बता नहीं सकता आपको नहीं कि सर, उसने मैंने कहीं मैं अभी कितनी। ओके। तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने पढ़ा था कि उसका एक क्वेश्चन था कि कौन से ओके। ऐसे राइटर है जो नाट्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो अच्छा। उसमें था कि भास पे कुछ कैसे नाम था मतलब तो। उसमें कैसे एक्सप्लेन कैसे किया था, कैसे मतलब रूल कैसे फॉलो नहीं करता, मतलब फॉन्ट को उनके फॉलो नहीं नाटकों में, करता। उनके उनके नाटकों में जैसे वो नहीं होते, क्या कहते हैं, विदूषक वगैरह नहीं होते हैं। हम्म। और वो पूरी रस की थ्योरीज को फॉलो नहीं करते हैं, या वृत्ति हम्म। प्रवृत्ति को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें ओके। बताया। ओके। तो
मैं इसको पढ़ूंगा। हाँ, तो फिर हम इस पे किस राइटर बात की बात कर रहे हैं सर? बस भाषा, भास, जिन्होंने स्वप्न वालुकाग्रम और प्रतिभा युगत नारायण और हम्म, उनके फेमस नाटक है उरुभंगम। हम्म, उरुभंगम भी उन्होंने लिखा है। उरुवंगम। और हम्म, लिखा अभिषेक नाटकम, प्रतिभा युगत नाटकम, जो रामायण पे बेस्ड है। हम्म, हम्म। और दरिद्र तो चारुदत्तम पे सर उनका प्ले था, दरिद्र चारुदत्तम, जिसपे बात शूद्रक ने मिट्टी की लिखा है, गाड़ी। मृच्छकटिकम, उन्हीं के प्ले पे लिखा था हाँ, मृच्छकटिकम। चारों तत्व है मिट्टी की गाड़ी, उसका हिंदी में ट्रांसलेट मिट्टी की गाड़ी है ना, मृच्छकटिकम। जी सर। हम्म। तो ये आज के हमारा जो टॉपिक था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, जैसे हमें टाइप्स पता चल गया है ना। कॉमेडी है ना, ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कॉमेडी है, हिस्ट्री है, रोमांटिक है ना, अपना हिस्टोरिकल है, एपिक है, थिएटर ऑफ अब्सर्ड है ना, संस्कृत थिएटर है हमारा। तो ये हमारे मतलब अलग अलग टाइप्स हैं ड्रामा के, जो हमें देखने को मिलते हैं ना, कि कैसे कैसे कहानियां जो हैं, नाटक जो हैं, वो भी अलग अलग बटे हुए हैं ना। क्योंकि ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में कितने मतलब उनके आगे सब्स्टिट्यूट है ना, सब्स्टिट्यूट है ना, उनके आगे बने हुए हैं, जैसे है ना, ट्रेजेडी के अलग हैं, ट्रेजेडी कॉमेडी, कॉमेडी ट्रेजेडी भी है ना, और रिवेंज, रिवेंज ट्रेजेडी भी है ना, अलग अलग फॉर्म बटी हुई है, ऐसी कॉमेडी में अलग अलग कॉमेडी है ना। तो कहने का मतलब ये अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, अगर आपका कोई और कोई कोई डिस्कस करना हो, आपने कोई प्ले या कुछ और आप बता सकते हो। सर मतलब इस चैप्टर से थोड़ा हेल्प मिला कि अभी तक जो नाटक जर्नी रही है वो समझ आ गई कि हमने कब कब हम्म, क्या क्या किया है। हम्म, मैं हाँ, सर एक वो जो मैं बता था स्लीप एनी ओपेरा, तो वो मैं शांतनु सर के साथ करा था, शांतनु बॉस। अच्छा, शांतनु तो सर के मैं साथ। फर्स्ट, तो मैं उनका पहले ही सीन में उन्होंने मेरे को बोला कि जाके ना इसके बाल पकड़ने हैं, तो मैंने उसके बाल खींच हम्म, लिए एक्ट्रेस के। हम्म, तो अच्छा, सुगंधा एक्टर थे, अभी बॉम्बे में है वो। तो बाल हाँ, उनके खींच लिए, तो मेरे को डांटने लगे, कह रहे तुमने एक्टिंग नहीं सीखी अभी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हम्म, कि इनके बाल खाली टच करो, खाली टच करना, पकड़ना भी नहीं है, वो अपने आप एक्टिंग करेगी कि बाल इसके खींचे जा रहे हैं। हाँ, हम्म, तो बहुत सारी चीजें सर उस टाइम सीखे, पर पता नहीं था कि हम एपिक ड्रामा सीख रहे हैं। तो और हाँ, वो हम स्टाइल से कर रहे थे कि तनिष्क वासनी का ही हमें पता था कि वो कहते हैं कि हम्म, पूरा घुस जाओ करेक्टर में, हम्म, रियलिस्टिक बना दो चीजों को। तो मतलब थोड़ा समझ आया है बहुत चीजें हम्म, कि कब कब और हमने फिर क्या क्या, क्या किया। हाँ, जैसे ये भी अगस्तो होता है। बोलो का है थ्योरी हम्म, थी, तो हम लोग का नाटक में अगस्तो बोलो की थ्योरीज फॉलो हाँ, करते थे, पर राइट, आधे हाँ, लोगों को उनका नाम ही नहीं पता होगा। हाँ, है ना। कई बार क्या है कि हम कई चीजें हमें पता है, कई बार हम करते करते हमें चीजें वो आती रहती हैं। यार कई बार तो हम थ्योरी के बारे में सोचते भी नहीं है ना, वो थ्योरी कहीं ना कहीं लिखी है, या हम अपनी भी थ्योरी बनाते हैं। अगर हमें पता है कि यार ये चीज ऐसी है, तो ऐसी भी नहीं हो सकती, जरूरी थोड़ा ऐसी हो ना जो लिखी हुई है, या हमें ऐसी ही करना है। जब हम कोई भी प्ले बनाते हैं या कोई भी फिल्म बनाते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है पहले, कि जो हम कहना चाहते हैं वो बात क्लियर हो ना, और उसके साथ साथ ये ऑडियंस को बोर ना करे, है ना, ताकि लोग इसको अच्छे से देख पाए, है ना, इंटरटेन हो ऑडियंस, और उनको एक मैसेज मिल सके। तो बाकी फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। जी तो कल फिर मिलते हैं, जो भी है सर को मैं। सर कल क्लास ओके होगा? सर। मैं आप पूछ रहे थे जैसे क्लास होगी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ना, जैसे। सर हम तो दूसरे सेंटर में, हमें पता कैसे चलेगा? सर हम दूसरे सेंटर से, हमें कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी? सॉरी। सर हम दूसरे सेंटर से, हमें कैसे चलेगा क्लास हो रही है मेरी?
यार ये है ना, सर आ जाएंगे अभी, आते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इसके बारे में वही जरा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। जो जहाँ तो आपके सेंटर जिनकी या तो चैट में आप मैसेज वगैरह डाल दो। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब एकेडमिक में जो अधिकारी हैं वो अच्छे से। सर कल मैं बुक्स लेके आया हूँ, मैंने 6 ही बुक्स लिए हैं। कौन कौन सी बुक्स? तो सर एक तो है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, और एक ओके। सीन वर्क पर है, सीन वर्क मैनुअल, और एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, ओके। और एक क्लासरूम प्ले है प्रोडक्शन, और वो एक किस है टाइप थिएटर गेम्स, और एक की क्लासरूम गेम कौन सी जो है वो थिएटर? प्ले प्रोडक्शन। जो थिएटर की गेम्स हैं वो किसके हैं, जो है वो थिएटर है? सर वो उन्होंने अपना ही बना रखा पूरा बुक, उसके अंदर अच्छा, अलग तो अलग राइटर क्या गेम्स नाम दे है रखे हैं। और जॉय का तो नहीं है सर, बता नहीं सकता मैं आपको। इसका? ऐसे दे रखा है एक्सरसाइज 1 गेम नंबर 1 गेम नंबर 2, तो इन्होंने ऐसे अच्छा। टोटल दे रखा है हम्म। 44 गेम, 44 गेम्स दे रखे हैं। ओके। अगर थिएटर गेम्स आपने पढ़ने भी हुई तो जो है वो थिएटर एक बुक का नाम, अ, सर ये इग्नू की बुक्स है जो ये इग्नू की प्रोवाइड नाम किए है। हैं। इग्नू की जो ये बुक हैं जो गेम्स है ना। हम्म। ठीक है। ठीक है, इसको आज के लिए आज इतने ही करते हैं। ठीक है, तो कल अगर क्लास होती है कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। ओके सर, जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शशि। उसके बारे में क्या बात हुई थी? आज क्या